प्रतिष्ठान नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से आज के रंग स्मरण कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर को पता होगा कि नटरंग प्रतिष्ठान की शुरुआत 1989 में नेमीचंद जैन जी ने की, जिसमें ये एक तरह की थिएटर की आर्काइव्स है, जिसमें बहुत तरह की सामग्री अ, शोधकर्ताओं के लिए, रंगकर्मियों के लिए अवेलेबल है। सॉरी, मैं एक बार रोक रही हूँ। ये विजुअल का क्या हो रहा है? गड़बड़ कबीर? क्या बता रहे हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ ये सेटिंग में ऐसा होना चाहिए कि जो बोल रहा है उसका आए, वो किसी और का आ रहा है। नहीं, जो बोल रहे हैं उन्हीं का हो रहा है अभी। मुझे तो बहुत बड़ा किसी और का दिखाई दे रहा था मेरे सामने। नहीं, अभी वो हर एक की सेटिंग अपने आप होती है। तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें वो वही होगी। तो उसमें वही होगा, सॉरी। तो मैं मगर फिर से शुरू करूँ, वो कैप्शन डाले? हाँ, ये रिकॉर्डिंग का हो रही है। हाँ, अभी हो रही राजेश। थी। हाँ। हो रही थी, पर इसको फिर हम वहां से लेंगे एडिट करके, हाँ। जब दोबारा कर देंगे। ठीक। और सब लोग प्लीज म्यूट कर लें अपना अपना। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें कृपया। जी। एक सेकंड। हाँ, आपका आपका नहीं हुआ Xiaomi से जो म्यूट। थैंक थैंक। अब कैप्शन अगर डाल दो कभी। कभी कैप्शन डाल रहे हो? हेलो। नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से आज के रंग स्मरण कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि शायद आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, नटरंग प्रतिष्ठान एक थिएटर आर्काइव्स है। हालांकि इसमें नेमी जी का अपना पर्सनल कलेक्शन था, तो उसमें साहित्य और दूसरी कलाओं का भी बहुत सा सामान था। पर अब ज्यादातर रंगमंच संबंधी ब्रोशर्स, मैगजीन्स, किताबें, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, फोटोज इत्यादि बहुत सा सामान है, जिसको अब हम धीरे धीरे डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हमारी वेबसाइट पर आपको उसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो मैं सबसे आग्रह करूंगी कि हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं और उसको देखकर जो आपके सुझाव हों वो भी हमें दें, क्योंकि अभी हम उसको अपडेट करने की प्रक्रिया में हैं। नटरंग में ये आर्काइव तो वो है ही, पर उसके साथ साथ नटरंग समय समय पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करता रहा है। कलाकारों से बातचीत, लंबी बातचीत, डायलॉग्स, डिस्कशंस। और उन्हीं में से एक कार्यक्रम है ये रंग स्मरण। इसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि हमारे देश में जो आजादी के बाद के रंगमंच का जो इतिहास है, वो बहुत हद तक 50, 60 और 70 के दशक में जो रंग दल बने, शौकिया रंग दल, उन्होंने गढ़ा है, उन्होंने उसकी नींव रखी है। पर उन दलों के बारे में हम लोग ज्यादातर कुछ भी नहीं जानते। तो हमको, हालांकि देर से सूझी ये बात कि इसको करना चाहिए कहीं ना कहीं दर्ज, पर हमने 2017 में ये शुरू किया ये कार्यक्रम। और अब तक हम करीब 23 रंग दलों से बातचीत कर चुके हैं। और उसके पीछे सोच यही है कि उसके जो संस्थापक लोग थे, या उस दौर में जब उससे जुड़े, जब शुरुआती दौर में उन ग्रुप से, ये खासतौर से पायनियरिंग ग्रुप्स जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया एक तरह के मापदंड बनाने के, इस प्रक्रिया को शुरू करने के, उनको हमने चुना। शुरुआत में दिल्ली के ही ग्रुप्स को चुना, क्योंकि हमारे पास बाहर से बुलाने के साधन नहीं थे।
पर कोविड के बाद ये एक नया तरीका निकला कि हम ऑनलाइन भी लोगों से बात कर सकते हैं। तो फिर हमने दिल्ली से बाहर जो हिंदी रंगमंच कर रहे हैं ऐसे रंग दलों को जोड़ने की शुरुआत। तो उसी श्रृंखला में आज हमारा ये वाला रंग स्मरण का कार्यक्रम है। ये 4 दिन, हर बार हम 4 ग्रुप्स को एक साथ करते हैं। तो 4 दिन में जो जुड़ रहे हैं आज बीकानेर का ये रंग दल रंगल, कल यानी 12 जून को गोरखपुर का दल रूपांतर, 15 जून को मुंबई का रंग दल अंक, और 16 जून को पटना का दल कला संगम। तो आज की ये शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा एक भूमिका परिचय मैं आपको रंगन का दूं। रंगन की स्थापना फरवरी 1978 में हुई और जल्द ही बीकानेर के सुस्त पड़े थिएटर में एक नई जान फूंक दी। नाटकों से कट चुके दर्शक फिर लौटने लगे। लोग टिकट लेकर नाटक देखने आने लगे। टिकट की परंपरा रंगन में ही शुरू हुई, सिर्फ टोकन नहीं। शहर के बुद्धिजीवी वर्ग और आम दर्शकों में भी रंगन के नाटकों की चर्चा होने लगी। रंगन की स्थापना इस संकल्प के साथ हुई कि प्रति माह एक नए नाटक के साथ दर्शकों के समक्ष आएंगे, और ये हुआ भी। करीब करीब हर माह एक नए नाटक का मंचन किया गया। इसका असर ये हुआ कि शहर में और संस्थान भी सक्रिय हुए। रंगन की शुरुआती टीम में प्रदीप माथुर, ओम सोनी, कैलाश भारद्वाज, निर्मल टीका, ओम थानवी, आनंद जोशी, माधव सिंह, विनोद भटनागर, जूलियाना किंग शामिल थे। फिर और भी बहुत से साथी जुड़े। रंगन की कुछ प्रस्तुतियां खास चर्चित हुई। वागीश कुमार सिंह के निर्देशन में गोदो, प्रदीप माथुर निर्देशित गिनी पिग और वल्लभपुर की रूपकथा, कैलाश भारद्वाज के निर्देशन में किमिदम यक्षन, संध्या छाया और गुलाम बादशाह, ओम थानवी निर्देशित एक शाम और प्रोफेसर श्रीलाल मेहता की धूर्त समागम, राकेश मूथा द्वारा निर्देशित एंड गेम, रूपा पारिक द्वारा शहादत आदि नाट्य प्रस्तुतियां बहुचर्चित रही। हालांकि अब इस कार्यक्रम में इससे कहीं ज्यादा आप जानेंगे उन सब लोगों से जो इससे शुरू के दौर में जुड़े रहे। बातचीत शुरू करने से पहले एक छोटा सा स्लाइड शो जिसमें कि आपको कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी उन प्रदर्शनों की और उनके ब्रोशर्स की जो रंगन ने शुरुआती दौर में की। तो पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करें। ये पागल घर नाटक का दृश्य है। पागल घर रंगन की प्रस्तुति पागल घर। ये कैलाश भारद्वाज पागल घर देख रहे थे। ये 1986 में रंगन ने खेला था। ये भी पागल घर का फोटोग्राफ है। पागल घर के कलाकार 1986 का ये शो था। ये जी हुजूर जी हुजूर नाटक का दृश्य है। ये एक शाम और निर्देशक ओम धानवी। ये किसी और का सपना जो दूसरी बार हुआ कैलाश भारद्वाज जी के निर्देशन में। नागपाश प्रदीप माथुर का निर्देशन 78 में। ये किसी और का सपना का दूसरा दृश्य कैलाश भारद्वाज। दूत समागम में ये कैलाश भारद्वाज के साथ श्री स्वर्गीय ओम सोनी। ये डॉक्टर शंकर शेष नाटककार ओम धानु के साथ वार्ता करते हुए। ये मेदिया
एक द्विभाषी नाटक जिसे स्कॉटलैंड की निर्देशिका आइरीन बर्ड ने निर्देशित भी किया और अभिनय भी किया। ये गुलाम बादशाह का दृश्य, ये बधिया में आइरीन बर्ड कैलाश भारद्वाज के साथ एक्टिंग करते हुए भी। ये दूध समागम, स्वर्गीय ओम सोनी, विनोद भटनागर। गुलाम बादशाह का दृश्य, गुलाम बादशाह में करीब 30 से ज्यादा कलाकार थे। बीकानेर में बहुत छोटा स्टेज था उपलब्ध का। एक रविंद्र रंगमंच बन रहा था, मंच बन चुका था, उस आधे अधूरे मंच पर इसका मंचन किया गया। ये प्रदीप भटनागर और माधुरी कौशिक है। खास बात यह है कि ये रंगन के सदस्य नहीं थे, लेकिन रंगन के साथ सहयोग में आए दूसरी संस्था से भी। ये सब गुलाम बादशाह के दृश्य हैं। ये नाटक होने के बाद में इस तरह से हम लोग बैठ करके एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाते थे। ये एक और ग्रुप फोटो जिसमें हमारी सभी महिला कलाकार भी बैठी हैं। और ये नागपाश के दृश्य के और नाटक के बाद में एक ग्रुप फोटो, ये 78 में हुआ था। ये नंद किशोर आचार्य जी के साथ में रंगन के रंग कर गए। नंद किशोर आचार्य कवि चिंतक, ये रंगन के काम के कुछ समीक्षाएं, रंगन के नाटकों की समीक्षाएं सभी अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में करीब कवर हो चुकी है। राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, उसके अलावा पत्र पत्रिकाओं में धर्मयुग, आजकल, सारिका, नटरंग, सब में है वो समीक्षाओं का है वो दौर चलता था। ये इतवारी पत्रिका, नाटकों की इन समीक्षाओं और इन रिपोर्टिंग से है वो कलाकारों को, नए कलाकारों को काफी प्रोत्साहन मिलता था। और ये रंगन की एक खुशकिस्मती रही कि पत्रकार, समीक्षक बराबर है वो रंगन के कार्यक्रमों की चर्चा करते रहे। ये एक और समीक्षा, इतवारी पत्रिका। ये डॉक्टर राजानंद भटनागर की समीक्षा। डॉक्टर राजानंद भटनागर है वो खुद एक नाटककार थे और खुद उनकी दूसरी संस्था थी आयाम, लेकिन रंगन के नाटकों की समीक्षा विस्तार से की। ये सारिका में पहला प्रस्तुत, रंगन का पहला प्रोडक्शन विनिपिग। विनिपिग ब्रोशर, ब्रोशर का ये फ्रंट पेज। हम लोगों का एक ये भी ट्रेंड रहा, ये मीडिया का ब्रोशर। दर्शकों को नाटक शुरू होने से पहले ब्रोशर का वितरण करते थे और उसमें थीम बता देते थे नाटक की छोटी सी, ताकि उनको समझने में आसानी रहे। समागम का ब्रोशर, ब्रोशर की परंपरा भी एक तरह से रंगन की पीछे है। तो ये तो एक छोटी सी झलक कुछ कुछ काम की। अब आज की चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। आज रंगन संस्था की ओर से जो प्रमुख वक्ता होंगे वो हैं प्रदीप माथुर, कैलाश भारद्वाज, राकेश मोथा, आनंद जोशी व ओम थानवी। इसका संचालन अब आनंद जोशी जी करेंगे, तो मैं उनको थमाती हूँ
कि वो आगे इस कार्यक्रम का संचालन करें। और ये भी चाहूंगी कि जो भी लोग और जुड़े हैं, जिन्होंने इस कार्य मतलब रंगन का हिस्सा रहे हैं या जिन्होंने देखा है, वो भी अपने अनुभव इन 5 वक्ताओं के बाद जरूर शेयर करें। तो आनंद जोशी जी, अब आपके हाथ। जो लोग जुड़े हैं वो अपना शुक्र नाम भी बोल दें। जी जी, आनंद जोशी में शुक्रिया कीर्ति जी। रश्मि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नटरंग प्रतिष्ठान का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने ये परियोजना तैयार की है। और हाँ, हम जैसे ऐसे रंगकर्मियों को दूर दराज राजस्थान में बैठे हुए बीकानेर जैसे शहर में, और उन्होंने क्या काम किया, क्या उनकी उपलब्धियां रही, ये सब है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है आपका। मैं आपके इस कार्य का अभिनंदन करता हूँ और अपने साथियों से आगे रंगन की रंग यात्रा का चर्चा शुरू करता हूँ। रंगन के बारे में है वो कीर्ति जी ने बता ही दिया है। मैं सबसे पहले प्रदीप जी से, प्रदीप माथुर से बात करना चाहूंगा। प्रदीप जी, हेलो। प्रदीप जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ, पर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बिल्कुल, अब आपकी भी आवाज आई है मुझे। अच्छा। सबसे सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप है वो रंगन के बारे में बताएं। रंगन की स्थापना कैसे हुई और इसकी आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और कब हुई? सभी हेलो, सभी जी को मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ नटरंग का कि ये कार्यक्रम जो है वो आरंभ हुआ। दरअसल जब ये शुरुआत हुई हम लोगों की, तो हम एक अन्य संस्था में से जुड़े हुए थे। तो ये एक अलग से कोई टूटन नहीं थी, ये एक्सटेंशन था। और उसका मुख्य कारण ये था कि जिस तरीके का थिएटर हम लोग करना चाहते थे, उसकी उतनी स्वतंत्रता उस संस्था में नहीं थी। तो एक ग्रुप के रूप में हम लोगों ने अलग से काम करना शुरू किया। ओम थानवी जी ने इसका नाम रंगन रखा। एक शुरुआत में ये बिल्कुल अनौपचारिक संस्था थी और इसका सबसे पहला हमने जो नाटक करने का समूह ने निर्णय लिया वो था गिनी पिग, मोहित चटर्जी का। ये 78 की बात है। तो सबसे पहले तो ये बात हुई कि बहुत सारी बातें जो है दिमाग में आ रही हैं और गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन कुछ बात में हम कहें कि इसका जो चयन था वो सिर्फ नाटक के रूप और उसकी जो गठन है उसके आधार पर था। धीरे धीरे कुछ इस तरह की छवि बनी हम लोगों की कि ये एक विचारधारा को पोषित करने वाला नाटक है। मोहित चटर्जी का है, बंगाल से है, वामपंथ की ओर झुकाव है। हम लोगों का कोई विशेष पर्टिकुलर किसी तरह से झुकाव नहीं था, लेकिन शुद्ध नाटक के रूप में हमने इसकी जो है वो उसका चयन किया। सब लोग मिलकर के जो है हम लोगों ने इस नाटक को तैयार किया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक दो बातें इसके बारे में बताना चाहूंगा, वो प्रासंगिक होगा। पहली बार बीकानेर के इतिहास में, नाटक के इतिहास में एक शो कलाकारों और पत्रकारों के लिए किया गया और उस पर नाटक की चर्चा भी हुई। कई बातें हुई और सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी कहूंगा वो हुई इसके अंत पे। नाटक के अंत में
जो हम लोगों ने वहां प्रस्तुत किया। मूल रूप से ये नाटक जो है वो हैव्स और हैव नोट्स का है, और वामपंथी विचारधारा से इसलिए मैं कहता हूं जुड़ाव कि इसमें धीरे धीरे जो सर्वहारा वर्ग है वो धीरे धीरे हिम्मत जुटा करके क्रांति करता है, और जो प्रतीकात्मक रूप से जो राजा साहब आते हैं उनको वहां से गद्दी से भगाने का जो है वो ये है। और मूल नाटक में वो वहीं पे खत्म हो जाता है कि जब वो कहता है रही चारों तरफ से सब लोग आ गए हैं और मेरे को भागना है, इस तरह का कुछ था, और वहां पे वो खत्म होने वाला था। और ये था कि क्रांति सफल हो गई। हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें ये रखा कि नाटक का जो सबसे पहला दृश्य था जिसमें एक भी शब्द नहीं था, उसको हमने पुनः वहां रख दिया थोड़े से बदलाव के साथ। तो उससे उसका कुछ अर्थ बदल गया। अर्थ ये हो गया कि क्रांति करने के बाद जो सत्ता में आता है वो भी वही करने लग जाता है जो पहले वाला कर रहा था। और इसी बात पर तरह तरह की चर्चाएं हुई, और बाकायदा मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक रंग संस्था है, ये आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं, एक रंग संस्था है, उसमें बाकायदा ऑफिशियली भर्त्सना प्रस्ताव पारित किया गया, सिर्फ इसलिए कि उनके विचार से एक वामपंथी विचारधारा के नाटक का सत्यानाश कर दिया, उसका अंत चेंज करके। एक चर्चा भी हुई, नंद किशोर जी जो यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित लेखक हैं, उन्होंने एक अलग से बात रखी कि क्या नाटक के निर्देशक को उसमें इतना अधिकार है कि वो उसको चेंज कर दे, नाटक की कृति को चेंज कर दे बिना नाटककार से पूछे हुए। मैंने निवेदन किया कि इसमें हमने न तो एक शब्द जोड़ा है, न हमने इसमें से कुछ घटाया है। इस नाटक के ही एक दृश्य को दोबारा से रख दिया है, और अगर उससे उसका अर्थ और स्पष्ट होता है या बदलता है तो ये तो कृति की जो है वो मानता है, ये तो कृति जो है कि अच्छा ही है। खैर, इस तरह की बात हुई, नाटक मिश्रित प्रक्रिया हुई। कुछ लोगों का मत था कि ये अभी शायद यहाँ इस तरीके के नाटक नहीं होने चाहिए, लोगों के समझ में नहीं आए होंगे, पर हमें लगता है कि नहीं, जो बात थी वो प्रेषित हुई, और नाटक अच्छा ही रहा। और हम तो अच्छा कहेंगे ही, लेकिन असली बात यह है कि और लोगों ने भी अच्छा कहा। तो ये जो बात है ये गिनी पिग से जुड़ी हुई है, और गिनी पिग का महत्व इसलिए है कि नाटक तो है ही, लेकिन ये हमारे ग्रुप का पहला नाटक है। तो ये उसमें बात है। इसमें कैलाश जी थे, ओम जी थे, और जूलियाना थी, बहुत से लोग थे, और बस अब तो ये इतिहास के उसमें। आनंद जी। अनम्यूट कीजिए आनंद जी। हेलो आनंद जी, आप अनम्यूट। हेलो। हाँ जी। तो माथुर साहब, मैं ये कह रहा था कि ये रंगन का पहला नाटक था, हाँ जी। और इस पहले नाटक ने ही शहर में एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, और लेखक बनाम वो निर्देशक की स्वतंत्रता को लेकर के सवाल उठ गए। हाँ और ये तो है वो बुद्धिजीवियों और वो दूसरी कुछ रंग संस्थाओं की प्रतिक्रिया थी, लेकिन दर्शकों का क्या रुख रहा गिनी पिग को देख करके, ये दर्शकों को, भी आप थोड़ा सा शेयर करें, बताएं कि दर्शक हाँ
उन्होंने कैसा है वो रिस्पॉन्ड किया? मैं उन दिनों में यहाँ का एक स्थानीय पीजी कॉलेज, गर्ल्स पीजी कॉलेज है, एमएस कॉलेज, वहाँ कुछ काम कर रहा था, चल रहा था वहाँ काम। तो उस नाटक, वहाँ पे जो नाटक हो रहा था, उनके सदस्यों ने भी ये इस नाटक को देखा था, अपने नाटक को देखा था, इसको भी देखा था, फिर बल्लभपुर की रूप कथा को भी देखा था। तो उन लोगों ने कहा कि हमने वो मतलब आमतौर पे वो लड़कियां थी वहाँ की, जो एक स्टूडेंट्स थी, और वहाँ के कुछ लेक्चरर्स भी थी। तो उन लोगों ने भी कहा कि ये नाटक, ये थोड़ा सा अजीब सा तो लगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा नाटक था। तो उस वक्त जो दर्शकों था, हाँ, दर्शकों की जो है वो प्रतिक्रिया अच्छी थी, मुझे लगा कि वो अच्छी थी। और एक और खास बात की, जो आपने कहा भी था इससे, कि जो सही समय पर नाटक शुरू करने की जो बात थी, वो भी अपन ने इसी से शुरू की थी। मुझे याद आ रहा है प्रदीप भटनागर का एक कमेंट, वो अभी किसी और संस्था के लोगों से बात कर रहे थे, इसी समय समय से नाटक शुरू करने के संदर्भ में। तो उन्होंने कहा, शायद संभवतः मोस्ट प्रोबेबली गिनी पिग के लिए कहा, कि उस हॉल में शुरुआत में सिर्फ 18 या 18-19 आदमी थे टोटल। और उसी वक्त जो है वो इन्होंने, निर्देशक ने आकर के और नाटक शुरू कर दिया। तो ये वो उस उसमें जो है वो एक बात। लेकिन हाँ, जो बाहर जो निकले प्रोडक्शन के बाद, तो आम धारणा जो है वो था कि ये डिफरेंट है, लेकिन अच्छा है। लेकिन आपने है नाटक के टिकट भी लगाए थे, टिकट की शुरुआत भी की थी, ये बीकानेर हाँ, के दर्शकों के लिए नई हाँ, नई बिल्कुल विषय थी। बिल्कुल। उसमें उसमें एक और बात थी, और एक बात और याद भी आ रही है। एक तो ये कि हमने अलग से जो मुख्य अतिथि, तथाकथित मुख्य अतिथि का जो सोफा होता है, उसके बजाय हमने कहा कि सभी अतिथि हमारे लिए मुख्य है। एक तो ये बात है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को आमंत्रण तो दिया ही था। लेकिन उस आमंत्रण में मान लो उसके साथ एक 2 रुपए का टिकट क्रॉस करके और स्टपल करके दिया था कई लोगों को। तो उन्होंने कहा, ये क्या चक्कर है? तो हमने कहा कि भाई, हम लोग ये चाहते हैं कि जब आप पिक्चर हॉल में एक टिकट खरीद करके जा सकते हो, तो हमारे नाटक के लिए क्यों नहीं ला सकते? और चूंकि सभी लोग देख सकें, तो उस वक्त भी 2 रुपए का हमने एक टिकट का सोचा कि भाई हम 2 रुपए रखेंगे, जिसे निश्चित रूप से कोई खर्चा मीट आउट नहीं होता था, लेकिन फिर भी एक परंपरा डालने के लिए ये बात हुई। बल्कि मुझे ध्यान है कि शायद, अब वो कौन थे, एडीएम साहब थे, कौन थे, उनको जब हम बुलाने के लिए गए और उनको वो क्रॉस किया, वो टिकट दिया, तो उन्होंने कहा कि 2 रुपए में दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, साहब 2 रुपए देने हैं तो आप वहां पे गेट पे आके आप लेना, लेकिन हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं, तो इसलिए आपको जो है पधारना है, लेकिन टिकट पे जो एंट्री होगी, वो गेट पे एंट्री होगी, वो इस टिकट से होगी। तो मुस्कुराए। मुझे पता नहीं उनको बुरा लगा या नहीं लगा, लेकिन वो उस वक्त तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक है। और ये हमने काफी दिनों तक चला, बहुत दिनों तक हमने यही चलाया। और बाकी वैसे लोग बाग कई तरह के करते थे, कोई चंदा लेके, अब सभी संस्थाएं बेचारी अपनी कुछ ना कुछ तो करती हैं, लेकिन हम लोगों ने ये एक शुरुआत करने की कोशिश की, और काफी हद तक सफल हुई। हाँ। तो प्रदीप जी के बाद प्रदीप जी, अभी और हम आपसे आगे चर्चा करेंगे, चर्चा जारी रहेगी। मैं है वो ओम धानी से मुखातिब होना चाहता हूँ, धानी जी से। जैसा कि मालूम है, ओम जी ने रंजन का नामकरण किया, ये प्रदीप जी ने अभी बताया। रंजन ने कुछ नई परंपराएं भी, रंग परंपराएं भी शुरू की, जैसे टिकट का शो, टिकट शो टाइम पे चालू करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना। रंगन के बारे में और भी कुछ विस्तार से है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। ओम धानु जी, ओम धानु जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? माथुर साहब, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज सुनो।
आपकी सबकी आवाज आ रही है। सबको हाँ आपके नमस्कार। हाँ सब आप कहाँ कहाँ छुपे बैठे थे, अभी दिखा है पहली बार। सबको जी नमस्कार। और जी नटरंग का बहुत बहुत आभार कि जी। इतने पुराने सोए हुए गम जगा दिए, पुरानी लोगों को बातें। जगह हाँ, सोए हुए गम जगह। ही हैं, क्योंकि काश थिएटर ही करते रहते। अलग अलग रोजगार में लोग चले गए और उन चीज़ों की याद दिलाई। और नटरंग की भूमिका तो हम सब लोगों के उस थिएटर के दौर की बड़ी अहम भूमिका थी। मैं दिल्ली जाकर के नेमी जी से मिला भी था, और उनकी कुछ चिट्ठियां भी होंगी जो अ, हौसला बढ़ाने के लिए बीकानेर में आती थी। तो एक तो ये है कि बीकानेर का जो परिवेश है, लोगों को ये मालूम रहना चाहिए कि बीकानेर उस जमाने में राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता था, इस अर्थ में कि वहाँ भौतिक परिवेश बहुत ही सघन था। और बहुत लेखक डॉक्टर छगन मोहता विद्वान थे वहाँ, जो कि बहुत औपचारिक रूप से उनकी शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन इवान इलिश की बात करते थे, पाब्लो नेरूदा की बात करते थे। बहुत सारे उनके बहुत बड़ा उनका पुस्तकालय था। तो उनकी छाया में हरीश वादानी, नंदकिशोर आचार्य, डॉक्टर राजानंद, रामदेव आचार्य, योगेंद्र किसलय, तो एक बड़ा दायरा जो है बीकानेर में वहाँ पे लिखने पढ़ने का बना। और दूसरे भी कलाओं के क्षेत्र में बीकानेर का नाम था। लेकिन बीकानेर का जो थिएटर था उस दौर में वो बहुत बहुत पारंपरिक किस्म का थिएटर था, और बहुत बोल्ड नहीं था। जिस किस्म के और नाटक का हम लोगों ने जो शुरू किया, तो अभी जैसा प्रदीप जी ने बताया गिनी पिग किया, तो हम लोग अनुवाद के ही नाटक करते थे। नाटक बहुत अच्छे मिलते नहीं थे। बादल सरकार के नाटक किए, जैसे जुलूस कर रहे हैं। बाद में एक बार मैंने, जब मैं कलकत्ता पहली बार गया और मैंने पाया कि वहाँ पे उसमें जो जगहों के नाम आते थे, तो सचमुच की ये जगह हैं, धर्मतल्ला वगैरह, हम बीकानेर में उनका नाम बोल रहे हैं, कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो तो आप अनुवाद करके वहाँ पे कर रहे हैं। वेटिंग फॉर गोडो जब किया, जो रंग भारती के बैनर से किया, क्योंकि वागीश भाई उस वक्त खुद हालांकि उस ने मुझको। हेलो। आ रही है आवाज नहीं? हाँ आई आई, बीच अच्छा, में कर। पहुंच आ गए, पहुंच आ अच्छा, गए। अच्छा। जी, तो वो कोई तकनीकी होगा, मैं तो दूर ही बैठा हुआ हूँ। हाँ तकलीफ। तो वो वागीश भाई जो है, उन्होंने वो संस्था बनाई, और वो ही चाहते थे कि ऐसा नाम रखा जाए जिनमें दो शब्दों को अगर जोड़ा जाए तो कोई एक शब्द बन जाए, जैसे अंग्रेजी में चलन होता है एब्रिविएशन। तो रंग भारती नाम रखा, जो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि उसको जोड़ने से रंबा बन जाता था। तो उसमें उस वक्त वेटिंग फॉर गॉडो हमने किया था। पर उसका उन्होंने जो ब्रोशर था, जो अभी आनंद जी कह रहे थे कि हमने ब्रोशर छापने की भी वहाँ पे एक तरह से परंपरा शुरू की। तो जुलूस का जो ब्रोशर था, उसमें ये इसकी व्याख्या की गई कि जो इंतजार की त्रासदी है, वो सिर्फ फ्रांस की त्रासदी नहीं है, या और पश्चिम की त्रासदी नहीं है। और उन दिनों में राजस्थान नहर योजना शुरू हुई थी, और उसका जो मुख्यालय है वो बीकानेर में ही था, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, आरसीपी, जिसका नाम बाद में इंदिरा गांधी परियोजना हो गया। तो उसमें लोगों को पैसा वक्त पे मिलता नहीं था, बहुत मजदूर दूर दराज से आते थे, लेकिन उनका पैसा देर से आता था। और जो भी गाड़ी आती दूर से आती लगती, तो उनको लगता कि इस बार हमारा पैसा उसमें आएगा। तो इस तरीके से इंतजार की त्रासदियों को एक स्थानीय संदर्भ देते हुए और वो नाटक वहां पे किया। तो अनुवाद के नाटक करने पड़ते थे। नंदकिशोर आचार्य ने जब नाटक लिखा किसी और का सपना, और इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि बाद में आचार्य जी एक बड़े नाटककार के रूप में जाने गए। उन्होंने मेरे ख्याल में अब तो शायद 8-10 नाटक उन्होंने लिखे होंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी उनके नाटक खेले गए। पर उनका पहला नाटक किसी और का सपना, जिसके निर्देशन का मुझको सौभाग्य मिला था, वो, और उसके बाद कैलाश जी ने भी उसको दोबारा किया। तो बीकानेर में कुछ नाटक जो है वो लिखे जाने शुरू हुए। डॉक्टर राजानंद थे, वो खुद, उन्होंने बहुत नाटक लिखे। उनका भी अपना एक
रंग संस्थान था। एक संकल्प नाम से भी संस्था वहाँ पे थी, अनुराग कला केंद्र की चर्चा तो आई है। तो रंगमंच का परिवेश भी बीकानेर में काफ़ी व्यापक था, लेकिन रंगन जो है, मैं ये मानता हूँ कि उसकी भूमिका एक आधुनिक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण रही, कि जो और बोल्ड भी, यानी बहुत मुखर होकर के आप राजनीतिक स्टैंड भी ले सकें। तो इमरजेंसी उन दिनों में हटी हटी थी। तो ये जो एक शाम और हमने खेला, जिसमें आनंद जोशी और कैलाश भारद्वाज इन दोनों की मुख्य भूमिका थी, उसका निर्देशन मैंने किया था। और संगीत नाटक अकादमी का वहाँ समारोह हुआ था, तो उसमें वो नाटक प्रथम घोषित किया गया था। और बाद में मतलब, और उसी वक्त और भी बड़े जो उस वक्त के प्रसिद्ध निर्देशक थे, जैसे एस वासुदेव, वो जयपुर से थैंक यू मिस्टर ग्लाड नाटक लेकर के आए थे। और रिजवान जहीर उस्मान उदयपुर से थे। तो उनके भी नाटक थे, लेकिन हमारा वो जो नाटक था एक शाम और उसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी मैंने ही लिखी थी, जो बाद में हमारे पास रही नहीं, क्योंकि एस वासुदेव लेके गए कि इस नाटक को जयपुर में मैं खेलूंगा, अच्छी स्क्रिप्ट है। उसके बाद कैलाश जी ने बरसों बाद, मेरे ख्याल में 30-40 साल के बाद, उनके पास जो स्क्रिप्ट थी, कलाकार एक अभिनेता के नाते, जो पात्र के नाते उनको दी गई थी, तो कहीं से उन्होंने उसकी तलाश की। बहरहाल, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उस परिवेश में एक बोल्ड जो है वो स्टैंड रंगन का रहा, स्क्रिप्ट के तौर पर भी, और जो प्रस्तुतियां होती थी उस स्तर पर भी। एक प्रेक्षागृह तो बहुत छोटा था, टाउन हॉल, उसी में किसी तरह से काम चलाते थे, लेकिन एक अनुशासन जो है वो स्थापित करने की चेष्टा की। जैसे एक तो ये कि नाटक बिल्कुल वक्त पे शुरू होगा, हालांकि थोड़ी अति भी थी। अगर हमने 6:30 का वक्त रखा तो हम ठीक 6:30 शुरू कर देना चाहते थे। तो लोगों को वक्त लगता है एक नए संस्कार में ढलने में। आदत होती है 6:30 का वक्त है तो 7 तक शुरू होगा वगैरह, लेकिन हम 6:30 शुरू कर देते थे, तो ज़्यादा लोग नहीं भी आए और नाटक शुरू हो गया। दूसरा ये है कि चाहे एक एक रुपये का टिकट था, उस वक्त रखा था हमने कि 1 रुपया आप दें, लेकिन आप नाटक पैसा खर्च करके देखेंगे। तो ये भी एक प्रयोग जो है वो रंगन ने शुरू किया। उससे पहले जो थे, अगर कोई पैसा लेकर के नाटक दिखाते तो वो बिल्कुल व्यावसायिक किस्म के नाटक हो सकते थे, लेकिन अगर आप गिनी पिग वहाँ पर या वेटिंग फॉर गोडो आप करते हैं, तो उसमें 1 रुपया लेकर के कोई देखने आए, तो इसका मतलब जो आ रहा है उसकी भी ये तैयारी है कि उसको एक एक बौद्धिक परिवेश जिस तरह का विकसित हो रहा है शहर में, उसमें शामिल होने के लिए वो भी वहाँ पे तत्पर है। तो इस तरह से लोग जुटे, और हर तरह के क्षेत्र के लोग थे। कोई रेलवे में नौकरी करने वाला व्यक्ति था, ओम सोनी, जिनका जिक्र किया गया, दुर्भाग्य से अभी कुछ समय पहले उनका निधन हो गया। और बीकानेर में जो बाद में बड़ा प्रेक्षागृह बना, तो एक रंगमंच अभियान समिति हम लोगों ने बनाई थी, उसके वो संयोजक थे, और बहुत ही आंदोलन हुआ कि एक अच्छा रंगमंच मिलना चाहिए। तो बड़ा वहाँ पे ऑडिटोरियम बन तो गया, पर बाद में सरकार ने जितना पैसा और किराया वगैरह उसका रखा, तो वहाँ पे मतलब नहीं लगता कि थिएटर को प्रोत्साहित करने की कोशिश वहाँ पे हुई होगी। लेकिन वो जो भी ऑडिटोरियम बना, उसमें ये भूमिका थी, जो हम लोगों के समूह ने मुख्यतः रंगमंच अभियान समिति बना करके, और वो हल्ला बरसों तक चलता रहा कि एक अच्छा कम से कम ऑडिटोरियम तो हमको मिलना चाहिए। तो उस सारे उसमें परिवेश में जो रंगन की ये भूमिका है, मैं ये मानता हूँ कि अच्छा किया कि नटंग ने याद दिलाया। और जिस तरह से वो संस्था बनी और जिस तरह से वो काम हुआ, वो बड़ा व्यापक, मैं मानता, अब लगता है कि वो व्यापक काम था, क्योंकि वहाँ पे बीकानेर जैसे शहर में आप बिल्कुल एक नए अंदाज की चीज़ लेके आते हैं। राजनीतिक जो जैसे एक शाम और में इमरजेंसी को लेकर के बहुत कुछ चीज़ें थीं, और स्थानीय नाटकों, स्थानीय जो नेता लोग थे उनको भी, क्योंकि हम लोग, मान लीजिए मैंने नाटक लिखा या उसको निर्देशित किया, तो उसमें एक चरित्र ओम सोनी ने अभिनीत किया वहाँ पे, जो वहीं के सांसद चुने गए थे जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो जाकर के वो ऑब्जर्व करते थे, उनकी मुद्राएं और जो भाव भंगिमाएं थीं, और उनकी जो भाषा थी, उनको हमने समझने की चेष्टा की, वो शब्दावली भी,
और हूबहू उस तरह से उनका चरित्र। तो अब तो ये इस तरह का परिवेश नहीं है, इतनी हिम्मत जो है वो दिखाना बड़ा खतरे का काम हो सकता है। लेकिन उस वक्त लोगों में सहिष्णुता थी, लोग बर्दाश्त भी कर लेते थे, और वो नाटक तो हमारे पास मांग आती थी कि हमारे यहाँ आकर के भी आप इसे कीजिए। और जो ये जो रेंज है, वो रेंज उसमें व्यापक रही, और काम करने वालों की रेंज जो मैंने कहा वो तो इतनी अद्भुत थी कि एक दफ्तर में बहुत निचले स्तर पे, बहुत ऊंचे पद पे नहीं थे वो व्यक्ति भी हमारे साथ काम करते थे। अभिनय का एक बहुत बड़े पद पे काम करने वाले व्यक्ति भी, रेलवे विभाग के तो बहुत सारे लोग थे। ओम सोनी खुद एक चीफ इंजीनियर के सहायक ही हुआ करते थे, जो हमारे सबसे मुख्य अभिनेताओं में एक थे। तो तरह तरह के जगहों से आने वाले लोग वो रंगन में जुड़ गए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रंगन में कोई भी पदाधिकारी नहीं था, रंगन का कोई बैंक अकाउंट नहीं था। सब अपनी जेब से जो भी व्यवस्था कर सकते उस ढंग से व्यवस्था करते थे, रंगमंच से कुछ अपेक्षा भी नहीं करते थे। और बाहर आकर के बाद में जब और शहरों में देखा थिएटर में लोगों को, तो लोगों में एक महत्वाकांक्षा रहती है कि हम हमें प्रसिद्धि मिले, चर्चा मिले, फोटो छपें, कोई सिनेमा में भी जाना चाहते हैं। इस तरह की महत्वाकांक्षाएं बीकानेर के रंगमंच में उस तरह से नहीं थी। आप अपना काम कर रहे हैं, और चिट्ठी पत्री भी करते थे। मुझे याद है सुशील कुमार सिंह शायद नाम था उनका, सिंहासन खाली करो या ऐसा कुछ नाटक था। तो उन्होंने कहा कि आप नाटक खेल रहे हैं, मुझे आप रॉयल्टी नहीं देते हैं, और आप लोग क्या समझते हैं और वगैरह। तो हमने उनको चिट्ठी लिखी, ठीक है आपको 100 रुपया भेज देते हैं। फिर उनकी चिट्ठी आई, मैं कोई पठान तो नहीं हूँ वगैरह जो भी। तो मतलब एक बड़े दायरे में लोगों को ये बताना भी कि हाँ हम यहाँ पे अमोल पालेकर की चिट्ठी भी मुझे याद है कि आई थी कि बीकानेर में अच्छा काम, वहाँ पे एक आधुनिक, मतलब आधुनिक रंगमंच की स्थापना हो रही है एक बोल्ड ढंग से। आप राजनीति कहिए, समाज कहिए, उसमें जो भी आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो काम उस ढंग से पारंपरिक नहीं था जो पहले की संस्थाएं वहाँ पे करती आ रही थी। और वो जो काम था वो घर फूंक तमाशे की तरह था, बगैर कहीं से कोई सहयोग लिए हुए, कहीं से कोई चंदा मांगे हुए, अपनी जेब से जो भी लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग यानी मुझे छोड़ करके या और भी एक दो और जो जो उस वक्त रोजगार में नहीं थे, लेकिन बाकी लोग तो कुछ ना कुछ रोजगार कर रहे थे, तो वो अपना पैसा अपनी जेब से उसमें लगाते थे। और कोई भी जो है संस्था का कोई लेटर हेड हो, या कोई ये हो कि अध्यक्ष है, महासचिव है, कोषाध्यक्ष है वगैरह, इस तरह से नहीं था। तो एक मेरे ख्याल में अलग ढंग की संस्था रंगन जो थी, उसने काफी समय तक वहाँ पे जो थिएटर का जो परिवेश है उसको एक आधुनिक आधुनिक स्वरूप देने की कोशिश की। अभी इतना ही, धन्यवाद। हाँ हाँ जी, धन्यवाद। अभी हम आपके पास में और आएंगे, अभी हमें और चर्चा करनी है। ओम जी ने है वो रंगन के रंग यात्रा का है वो एक ब्यौरा हमें दिया। मुझे जो बात बतानी थी, पहले बतानी थी, वो अभी भी मैं दोबारा रिपीट कहना चाहूंगा कि रंगन की स्थापना करने में जिन 6-7 लोगों का रोल था, उनमें से अभी आज अभी इसी चर्चा में 6 लोग हैं वो सौभाग्य से उपस्थित है। एक हमारे साथी ओम सोनी है वो, जैसा कि ओम जी ने अभी बताया, वो नहीं रहे। उनकी के बारे में भी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी मैं कैलाश भारद्वाज जी से मुखातिब होना चाहता हूँ। कैलाश भारद्वाज जी, कैलाश जी, हाँ जी, कैलाश जी आप आइए सामने। नमस्कार। ओ हाँ, ओम जी ने अभी पूरी है वो हमारे लोगों का काम करने का अंदाज, यादें, और हम लोगों का जो थिएटर के प्रति डेडिकेशन और पैशन था, उसके बारे में है वो काफी विस्तार से बताया। आ, हाँ, रंगन के आप लोग, और उसमें मैं भी शामिल था, शुरू शुरू में मैं भी शामिल था, लेकिन बाद में आप भी गए कि और नाटक का शौक इतना था, और देखने और पढ़ने की और सीखने की लालसा इतनी थी कि बीकानेर से हम लोग है वो नाटक देखने के लिए दिल्ली चले जाते थे।
आप ऐसी दिल्ली की कुछ यात्राओं का और दिल्ली के कुछ खास ऐसे क्लासिक जो हमने वहाँ नाटक देखे उसके बारे में थोड़ा ब्यौरा दें और हमारे साथियों को बताएं, और उसके बाद में हम आगे चर्चा को आगे करते हैं। कैलाश जी भारद्वाज। जी नमस्कार। नटंग हाँ, परिवार आपका आपका धन्यवाद। हाथ ठीक। मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ आप स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। और नहीं यार। हाँ कैलाश जी बताइए, बोलिए। आवाज तो आ रही है आवाज आ रही लेकिन है, आ रही है। हाँ, तो मैं नटरंग परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको अतीत में भेज दिया। पिछले 2-3 दिनों से अतीत में ही घूम रहे हैं। अब शुरू में करता हूँ कि नाटक हम करते थे, लेकिन ऐसा लगता था जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और जो होना चाहिए वो कैसे होगा इसकी कुछ हम लोगों पर बंदिशें थी। और एक तरह से जब हम स्वतंत्र हुए तो कोशिश की कि अब वैसा करते हैं जो हम चाहते हैं, और वो हुआ भी। उसके कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। हमको सुविधाएं नहीं थी यहाँ पर। वो जो डालडा के डब्बे थे उसमें बल्ब लगाकर नाटक करते थे। उस वक्त लाइट पूरी नहीं थी यहाँ पर, डिमर नहीं थे और नहीं थे, तरह तरह की जो लाइटें होती थी वो नहीं थी, ऑन ऑफ से काम चलाते थे। मैं बीच में रेडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये तो खैर जी आपके सारे अनुभव अभी आगे बताएंगे। मैं कह रहा हूँ आप लोग नाटक देखने के लिए दिल्ली चले जाते थे। इसी पे आ रहा हूँ। ये सब अभाव में हमने जो नाटक किए, जब हाँ दिल्ली में तो नाटक देखा, दिल्ली में ड्रामा स्कूल के तुगलक से अभाव लगा में। के सारे नाटक हमने देखे। जी। और वो नाटक देख, अच्छा हमारी पूरी टीम थी, यहाँ निकलते थे। हमारे मित्र थे विनोद भट्टागर जो रेलवे में थे, वो हमको इसमें थोड़ी बहुत मदद करते थे लाने ले जाने में। तो हम 4-5 कभी 7 लोग जाते हैं, टिकटें हमारी बुक होती वहां पर, और हम नाटक देख करके आते हैं। तो सिर्फ वही चर्चा रहती, और मन में एक अजीब सा द्वंद रहता कि ऐसा कब कर पाएंगे, इस तरह की लाइट, इस तरह की कॉस्ट्यूम, इस तरह का प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, ये एक मन में आपको था। याद है आपने कौन कौन से नाटक देखे, याद है आपको? हाँ, तुगलक देखा हमने। हमने तुगलक, संध्या है देखा, हम, कुछ जा, आधे जा, अधूरे देखा, लगभग सारे हाँ, हाँ, अलका डॉक्टर जी, प्रकाश राजेंद्र डॉक्टर नाथ। जी कमाल देखा। जी। दिल्ली रेपर्टरी के लगभग सारे नाटक देखे। और हम खुशकिस्मत अंकल मानते हैं, हेलो, हाँ, हाँ कि हमने बोलिए कैलाश जी। हाँ हम हाँ, सुन रहे हैं। अभी मेरे स्क्रीन तो नहीं लेकिन आवाज आ रही है। हाँ आप बताइए, बोलिए, आप बोलिए। तो मनोहर सिंह से लगा के उत्तरा बावरकर और इन आर्टिस्टों के नाटक देखे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते। और इसके अलावा हमने अहमदाबाद का फेस्टिवल, बॉम्बे के नाटक, वो भी हमने देखे। बॉम्बे का एक नाटक मेरे को याद आ रहा है, अपने अपने खूंटे, अंक का, शायद अंक का था वो प्रोडक्शन, वो हमने देखा। ये सब देखने के बाद में हमें जो बदलाव आया वो हमारे नाटकों में दिखने लगे। और 2-3 अनुभव मैं जोड़ देता हूँ जो छूट गए हैं। गिनी पिग में ओम थानवी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑडियंस को लेकर के। उनके एक साइकिल रिपेयर वाला आदमी, एक कटिंग करने वाला आदमी, और एक मेरी बहुत ही वृद्ध ताई जी है हरियाणा से थी जो, उन तीनों को अलग अलग विशेष रूप से बुलाया गया। हालांकि उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन उनको बुला करके बिठाया गया। नाटक देखने के बाद में प्रतिक्रिया उनकी जो थी वो मेरे को लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी, दूसरे लिए भी। साइकिल वाला और जो पंचर वाला था, उन्होंने कहा यार हमको समझ में कुछ भी नहीं आया, पर भाईला मजो बहुत आए, ये उन्होंने राजधानी में हाँ कमेंट किया। हाँ हाँ। और 1.5 घंटों का निकल गया, पता ही नहीं लगा समय का, पता ही नहीं लगा। इससे अलग हमारी ताई जी ने जो कहा
भाई के नयो करियो थो, राजा रूप बदल बदल के आवे और पब्लिक का सत्यानाश होवे, वही तुमने किया और वही पहले हो रहा है। मैं तो यही देखते आई वहां से। गिनी पिग के विचार में ये जो स्टेटमेंट हमारी ताई जी का था, वो एक बुद्धिजीवी अगर लिखता तो अलग तरह से लिखता, लेकिन वो इस सरल भाषा में उन्होंने ये कहा। और ये एक्सपेरिमेंट खानवी जी भूल गए शायद, उन्होंने किया था। दूसरा एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट इसी और एक शाम और का शो गंगानगर में हो रहा था, और गंगानगर में बड़ी स्कूल थी एक, और वो मंडी में थी, धान मंडी में थी। तो मैंने और आनंद जोशी उसमें तो भिखारी का रोल कर रहे थे, वो हम जहां हम ठहरे हुए थे वहीं से तैयार होकर उस स्कूल तक पहुंचना था, जिसमें पूरा मार्केट बीच में क्रॉस करना था। हमारे आगे पीछे ग्रुप के लोग चल रहे थे, वो दूर दूर से, हम मांगते हुए चल रहे दुकानों में, कुछ मिला नहीं। एक दुकान थी जिसमें गेहूं की बोरियां रखी हुई थी, उसके सामने स्कूल का फाटक था। स्कूल के फाटक के साथ ही इसकी पान की दुकान थी, सिगरेट पान वगैरह। मैं और जोशी जी वहां बोरियों पे बैठ गए। हमको नहीं पता था कि हमारे साथ ये घटना हो जाएगी। जो मालिक आया उसने पीछे से लात मार के हमको गिराया नीचे, कि बोरी थारे बापरी है क्या, जो बैठ गए। उसके पास ही एक गाड़ा था जिसमें वो पेठा वगैरह भुजिया वो बनाते हैं, उसने उससे हमने कुछ मांगा। उस बेचारे ने जो कुछ उसके पास बचा हुआ था वो इकट्ठा करके हमारे कटोरे में डाल दिया। उसके सामने जो पान की दुकान थी उससे मैंने इशारे से सिगरेट मांगी, उसने बीड़ी असली और भिखारी बन गए। मैंने कहा नहीं सिगरेट, इशारा करके बताया, बोले नहीं हम इशारा करके बताया। तो स्क्वायर किंग, तो उसने मेरे को पूछा सारा बाप ही पी गदी, दी नहीं उसने। और तब तक हम उसी टाइमिंग के साथ गेट तक पहुंच गए थे, और जैसे ही सिग्नल हुआ हम अंदर घुसे। अंदर असली घुसते भिखारी लग गए। बाहर निकालो उनको, बाहर निकालो उनको, कहाँ जा रहे हैं। तो लेकिन हम अंदर घुस गए थे, ड्रामा शुरू हो गया था। अंत ये है इसका, वही पान वाला 3-4 पान और सिगरेट के डब्बे माचिस लेकर के अंत में आया हमारे पास में, और माफी मांगते हुए कहा मेरे को पता ही नहीं लगा आप यहाँ पर इस काम के लिए आए हो। मैंने कहा ये मंगते यानी ये भिखारी है और अजीब तरह के हैं, ये कैसे आए गंगानगर। ये एक अनुभव और था। हाँ, बड़ा रोचक अनुभव है। कैलाश जी मैं इंटरव्यू करना चाहूंगा। बहुत ही ऐसे आपने एक रोचक अनुभव सुनाया, और बिल्कुल ये साबित किया कि किस तरह से है वो करेक्टर के अंदर है वो, हम पात्रों को जीते थे। कैलाश जी ने रंगन के अधिकांश नाटकों का निर्देशन किया। कैलाश जी और प्रदीप जी ने, जहाँ तक वो मैं समझता हूँ, ज्यादातर नाटकों के निर्देशक है वो या तो प्रदीप माथुर या कैलाश जी थे, और लोगों ने भी किए। कैलाश जी, आपको अपने निर्देशन में कौन सा नाटक है वो खास तौर पर याद आता है? आप विशेष तौर पर है वो किसकी चर्चा करना चाहेंगे? कौन सा नाटक है? उन नाटकों का विवरण देने की तो शायद आवश्यकता नहीं, लेकिन आपकी पसंद का सबसे है वो यादगार नाटक कौन सा रहा? उसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि किमिदम यक्षम जो नाटक जब हुआ था, वो मेरे को आज तक भी याद है, और उसकी घुटन आज तक भी याद है। जी, किमिदम यक्षम, किमिदम यक्षम, किमिदम नंद यक्षम, किशोर आचार्य, नंद किशोर नंदकिशोर आचार्य आचार्य लिखे। जी का। जी, उनसे अनुमति लेके मैंने कोशिश की, शुरू जी, किया मैंने। जी, उस नाटक में सबसे बड़ी बात, आधा जब नाटक तैयार हो गया था तो आर्टिस्टों को लगने लगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम लेखक को बुला करके बात करें। तो ये द्वंद्व बीच में पैदा हो गया। मेरे हिसाब से वो नाटक सही चल रहा था, और जो स्क्रिप्ट में द्वंद्व है, प्रोफेसर का, धाय का, बच्चियों का, वो उभर के आने लग गया था। लेकिन एक्टर को हमेशा लगता है कि एक सर्टिफिकेट मिल जाए तो ठीक है हम आगे बढ़े, और उसमें मैं मना कर दिया।
मैंने कहा नहीं, या तो शुरू से करते अपन। अब आधा जब बन गया है तो, जबकि हम हमेशा नंद किशोर जी से मिलते थे शाम को, रात की कॉफी उनके साथ ही होती थी, कॉफी या चाय। लेकिन है तो वो कभी पूछते थे ना, हमने कभी बताया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी आदत में भी नहीं है। तो वो नाटक वहां पर थोड़ा सा ठहर सा गया था, और पूरी टीम तनाव में थी, क्या करना चाहिए, लगने लग गया था हम सही नहीं कर। ठीक है, उनको नहीं बुलाया गया और वो नाटक अंत हुआ। एंड में जिस दिन उसका प्रदर्शन हुआ था, उस दिन आए थे ऑडियंस। और विशेष बात बताऊं, बीच नाटक में जहां नाटक पीक पर होता है, वहां पर लाइट चली जाती है। और हाँ, आप ये 10, एक्सपीरियंस। हाँ 10 मिनट बाद में वो लाइट आई, दर्शक चुपचाप बैठे रहे, और वहीं से वो नाटक शुरू हुआ जहां पर रोका था। और इत्तेफाकन ये दोनों दिन हुआ। उसके बाद जब दर्शक बाहर निकलते हैं, दर्शकों में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान लोग भी थे, जो नाटक समझते थे, हमदर्दी थे, और उनके स्टेटमेंट की वैल्यूज होती थे। तो वो बाहर निकलते हुए कह रहे हैं, एक ही लाइन बताऊंगा मैं, आप हृदय की अनंत गहराइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और थे जिन्होंने कहा मैं बाद में बात कर, उस पर चर्चा बहुत हुई, एक्टर्स को भी पकड़ा गया, डायरेक्टर को भी पकड़ा गया, और सवाल जो थे लेखन पे थे। तो हमने कहा ये लेखक का सवाल है, आप प्रदर्शन पे बात करो, ये क्यों लिखा है, मैं ये लेखक से पूछिए, आप प्रदर्शन को लेकर के कोई सवाल करे, उसकी जिम्मेदारी हमें। तो वो नाटक आज भी मेरे को लगता है, क्यों आज भी उद्वेलित करता है अंदर से, इसको दोबारा किया जाए, अलग तरीके से किया जाए। और दूसरा अनुभव है गुलाम बादशाह, वो कई सालों तक ये दिमाग में गुलाम। चल, 4 साल तक, तो 4 साल पहले उसकी हमने रात को रीडिंग की थी, जिसमें 2 लोग बैठे थे, एक तो इरमा के प्रोफेसर थे, एक अनिरुद्ध उम्मट थे। मोमबत्ती जला ली थी, जहां हम वाचन करे थे वो लाइट नहीं है, वो कम ये रहती नाटक है, भी है वो नंद किशोर आचार्य का था। आचार्य जी का नाटक। जी। तो आप देखिए उस मोमबत्ती की लाइट में वो नाटक वाचन किया गया, जो जो प्रोफेसर थे वो इरमा के थे। तो खत्म होने के बाद उन्होंने कहा प्रभु मैंने ये नाटक देख लिया है, और ये बहुत अच्छा नाटक होगा, आपने जो पढ़ा है वो, तो ये बहुत अच्छा नाटक होगा। तो उसको, उसका मेरे को काफी प्रोत्साहन मिला कि अच्छा किया जा सकता है। लेकिन 35 के कास्ट संभव ही नहीं था, एक किसी भी संस्थान के पास में इतने आर्टिस्ट नहीं है। तो बीच बीच में बात होती रही, सबसे रोजा कुछ ऐसे मित्र हैं जो चाहते हैं क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको बताया सोच रहा हूँ मैं करने की, पर इतने वो का हो जाएगा। उसमें प्रदीप भटनागर पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा आप चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था करता हूँ, और ऐसे आर्टिस्ट होंगे तो आप कहोगे बैठ जाओ तो वही बैठे रहेंगे। और ये हुआ भी आनंदी। प्रदीप उसकी भटनागर है वो रंजन के सदस्य नहीं थे। नहीं थे, अ, उन्होंने अ, सारी दूसरी लेकिन संस्थाओं, नहीं नहीं, लेकिन इससे ये पता लगता है कि रंजन का है वो दूसरी संस्थाओं से, दूसरी संस्थाओं के सदस्यों से एक 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 बेहतर तालमेल बना आज तक, शुरू। आज तक भी है। और उसी। जी। देखिए वैचारिक विरोध हो सकता है, हाँ लेकिन ह्यूमन बींग आज तक भी वो ये हाँ मानते हैं कि रंजन के नाटक तो वो हाँ सम्मान कर, हाँ। जी तो जी। उन्होंने जैसा कि। व्यवस्था की। जी। तो धीरे धीरे आप हाँ, मानेंगे, हाँ। कुछ कहना कैलाश चाह जी, रहे थे। मैं आपके पास में अभी फिर आऊंगा, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। मैं हमारे राकेश मूथा जी ही बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मूथा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? राकेश मूथा। राकेश मूथा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। पहुंच रही है पहले सर। भी पहुंच गई। हाँ हाँ, राकेश जी, नमस्कार। आ, नमस्कार नमस्कार। आप बहुत देर से। हाँ, आपने आप अपने रंगन से जुड़ी हुई यादें बताइए। आप तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका रंगन से जुड़ाव कैसे हुआ, कब हुआ?
पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ नटरंग को, रश्मि वाजपेयी जी को, उनकी टीम को, कि 48 साल पहले के हम लोगों को आपने उस दुनिया में ले गए इकट्ठा। और ले जा रहे हैं। ओहो, कल आनंद जी का फोन आया तो उन्होंने कहा ये है, तो मैंने कहा है लेकिन मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, इतने बरस पुरानी बातें हैं, कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हो जाएगी, आप बात करेंगे तो मिल जाएंगे। अभी ओम जी ने जो इतनी बात कही, और मैं ओम जी का मतलब मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो, और ओम जी के पास ही रहता था मैं। तो रोज शाम को हम साइकिल लेकर के निकलते थे। शाम होती, खाना खाने के बाद में साइकिल लेकर के निकल रहे हैं, रास्ते में पान खाया, और अब कहाँ जाएं। तो अब उन्होंने कहा कि संस्थाओं में अपने चलते। तो सबसे पहले हम संकल्प संस्था में गए। संकल्प संस्था में और ओम जी दोनों गए, और वहां पर 2-4 दिन ओम जी रह करके फिर वो पान की दुकान थी, तो हम साथ रहते थे, बाद में के बह जा रहा हूँ तो बह के संकल्प में जाता रहा। फिर संकल्प में मेरे को वो तुष्टिकरण मिला नहीं जो मुझे जिस तलाश में, और जब बातें हम करते थे ओम से। ओम जी के अंदर एक गुण था कि वो बदलते रहते थे। मेरी माँ कहा करती है कि जैसे चीजें पलटती हैं तो रोटी बनती है, रोटी सीखती है जब पलटती है तब से। तो आपके भी विकास तभी होता है जब आप पलटते हैं, अपने विचारों को देखते हुए उसी भी दिशा में बढ़ते हैं जिस विचार के लिए आप इस क्षेत्र में आए हैं। तो ओम जी में ये गुण था, और इसी गुण के कारण से वो रंगन संस्था का उन्होंने निर्माण किया, और वहां फिर मेरा जाना हुआ। तो सबसे पहले एक नाटक था इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम, और उसके अंदर मेरे को एक रोल दिया उन्होंने, नेताजी का। और उस का रोल जो है वो धार्मिक नेता थे। उस धार्मिक नेता के रोल में, और बड़ी अचरज की बात है कि 5,000 की भीड़ थी वहां पर, मेरे ख्याल से, अगर सही कह रहा हूँ तो, गंगानगर के अंदर, आपको याद हो तो। आप तो मुख्य रोल में थे आनंद। 5,000 की भीड़ थी, और 5,000 की भीड़ में अपन ने उस नाटक को किया। और वो लोग, आप लोग को तो देख ही रहे थे, हमारे जैसे नेताओं को भी आकर के छू छू करके देख रहे थे कि ये वही नेताजी है जो इस तरह से बोल रहे थे वहां पे। और नेता का अंतरंग, जो जो नेता जिस तरह से बाहर आ रहा था, उस समय राजनीति का विकास इतना नहीं हुआ था जितना आज हुआ है, जहाँ नेता को शर्म नहीं आती कि उसके बारे में कुछ कहा जाता है। उस समय नेता को शर्म आती थी कि उसके बारे में किसने क्या कह दिया, उसके बारे में वो चौकस हो जाता था। तब नाटक बनाने का आनंद भी था। आज तो कुछ भी कह दो, नेता को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नाटक बन भी नहीं रहा अब, इसलिए नहीं बन रहा कि उनको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से मेरी एंट्री हुई, और इसके अंदर ओम थानवी जी का सबसे बड़ा रोल है। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि नाटक के क्षेत्र में मेरे को इस तरह से ले गए। तो बाद में 2015 में मेरा नाटक बंद हुआ। यहाँ पर भी आकर मैंने राजस्थानी में नाटक किए अर्जुन देव जी चारण साहब के साथ में। तो 2015 में पूरा में मेघालय में मेरा अंतिम प्रदर्शन था। उसके बाद में मैं बैठा हूँ, अभी भी सोचता हूँ कभी करूँ नाटक। और बताइएगा क्या कहें इस रंगन के बारे में, कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ, जो बात का विकास। आपने मूथा जी, आपने है वो एक नाटक का निर्देशन भी किया था, हाँ नाटक। सैमुअल सैमुअल बेकेट के एक नाटक का। हाँ, एंड उसके गेम। बारे में कुछ बताएं, बताएं कुछ। एंड गेम का नाटक का किया। एंड गेम बड़ा टिपिकल नाटक है। उसके अंदर 4 ही तो करेक्टर हैं। एक है हेम। हेम जो है बड़ा स्वाभिमानी और बड़ा अलग तरह का गुस्से वाला आदमी, और जिसके जो है वो आंखें नहीं और पैर भी जो है काम नहीं कर रहे हैं, और वो एक व्हील चेयर पर बैठा है। और इसका नौकर है, लोग जो चलने में बहुत उसको तकलीफ है, वो बैठ नहीं पाता है। उनके जो माँ बाप, जो एक्सीडेंट में जिनकी टांगे दोनों की कट चुकी है, वो एक डब्बे के अंदर रखे हुए हैं। वो नाटक एक ही तरह से चलता रहता है बार बार। अब क्या है, कई देर तक तो सन्नाटा रहता है, सन्नाटे के बाद में कभी लोगों को आवाज दे देता है। कभी वो नेल और नेग जो माँ बाप हैं, वो अपनी पुरानी बात कहने लगता है नेल। कभी नेग जो है वो कहती है कि मेरे ये तकलीफ है, बड़ी है। इसके अलावा वहाँ कुछ प्रकार का संवाद नहीं था। तो वो एक उस ऐसे भयंकर संत्रास और एकांत को
वर्णित करता हुआ नाटक था, जिसके बारे में हमें लगा कि इस नाटक को करके हम कैसे इस एकांत को प्राप्त करेंगे, कैसे उस संतरास को हम जो है यहाँ दिखा पाएंगे। केवल वहाँ दर्शकों की कैसी प्रतिक्रिया रही? दर्शकों की प्रतिक्रिया कैसी रही? क्योंकि मैं दर्शकों तो उसे हाँ वो दर्शकों नाटक नहीं देख पाया हाँ, जी। दर्शकों के बारे में बताने के पहले मैं बताऊं कि मेरे को इसको कैसे किया जाए। तो कैलाश जी से हमारे इस बारे में रोज, कैलाश जी मेरे बड़े और उनकी उनकी जो दृष्टि है उस दृष्टि का ही हम फॉलोवर हैं। तो कैलाश जी से मेरी बातचीत लगातार होती रही कि कैसे किया जाए। फिर हमने सबसे पहले स्थान का चयन किया। तो जीसस मिनी इंग्लिश स्कूल के जिस रिहर्सल हॉल में हम बैठते थे, उसी रिहर्सल हॉल में इस नाटक को करने का ठाना। तो हमने काउंट किए तो वहां 30 आदमी से ज्यादा नहीं आ सकते। नाटक के कलाकारों को बैठाने के बाद में 30 व्यक्ति वहां बैठ सकते हैं। तो हमने कहा यार 30 व्यक्ति को फिर हम कितने दिन करें, तो 7 दिन हमने रखा। 7 दिन ये नाटक किए थे और रंगन की परंपरा है 7 बजे एग्जैक्ट। तो हमने ये लिखा कि 7 बजे तक जो लोग आ जाएंगे वो 30 लोग हमारे यहाँ आमंत्रित हैं। तो पहले दिन आनंद जी ऐसा हुआ कि पहले दिन 30 लोग भी नहीं आए, 7 बजे तक नहीं आए। तो वो 20-22 जो लोग आए उनको करके दरवाजा बंद हो गया। बाद में दरवाजे के बाद भीड़ लगी रही, लेकिन वो कुछ होना ही, दरवाजा बंद होने के बाद कुछ होना नहीं। तो वो नाटक जब हमने पहले दिन किया तो सब लोग धड़क रहे थे कि ऐसी रिहर्सल हॉल के अंदर और इस तरह से हम जो बिल्कुल सामने बैठा है एकदम, मतलब मेरे जो जो पात्र हैं उनकी जो टांगे जहाँ रखी हुई है नीचे, उनसे वो मुश्किल से 2-3 फुट या 4 फुट दूर होंगे और उसी में वो लाइट लगाते हुए वो सारे बैठे। ये जो हमने डिजाइन की कैलाश जी की और सबसे ग्रुप के कारण से, सबसे बड़ी सफलता निर्देशक को वही मिली। निर्देशक को सबसे बड़ी सफलता वही मिल गई क्योंकि वो सारे व्यक्ति उससे तुरंत अटैच हो रहे। वहां न तो कोई मंच था न दर्शक था, सारे लोग उसी कमरे के उसी घर के पात्र हो गए और उस घर के पात्र की तरह सोचने लगे कि अब नेर तो ये करेगा, नेर ये करेगा, वो ये करेगा। तो उसके अंदर जो नई लड़की थी, बिल्कुल छोटी क्लास में पढ़ रही थी, 11वीं 12वीं में, वो उसने एक नेल की भूमिका की और उसने बहुत ही उम्दा अभिनय किया। अब याद आता है कि दूसरे दिन मेरे पिताजी जो है वो देखने के लिए आए, उनको 5वें दिन अंदर आने की मिली क्योंकि 30 व्यक्ति होते ही बंद। नाटक का अनुवाद उन्होंने ही किया था। नाटक का अनुवाद उन्होंने ही किया था। अनुवाद करने का बड़ा किस्सा है। अनुवाद करने का किस्सा है कि उन्होंने किताब ली, कैलाश जी रोज आते थे घर पे, घर पे आकर के पापा से कहा कि मेरे को आपसे बात करनी, ये एक नाटक है, आप पढ़िएगा, मुझे इसका अनुवाद आपसे कराना है। पापा ने कहा अनुवाद कहाँ, ये मेरे से क्यों कराना, नहीं आप से कराना है, आप पढ़िए, मैं वापस आता हूँ। मैं 7 दिन बाद आऊंगा। 7 दिन बाद वापस आए। इसी तरह ये 7 दिन की जो है करती रही, कम से कम 10वीं बार। 7 × 10 70 दिन, 70-75 दिन के बाद की बात है कि कैलाश ने कहा क्या हुआ, शुरू किया आपने? तो यह हो जो हमारे को कोई पैसे मांगो, आप ऐसे आ रहे हो जैसे कोई मुझसे पैसे मांग रहे हो। अरे भैया मैंने कुछ नहीं काम किया है, साहब आपको करना है, मेरे को ये करना है और आप जब तक नहीं करेंगे मैं आता रहूंगा। नाटक के ठीक है, तो उस अंत में पापा ने करके दिया और ये, दिया। और वो अब मोथा जी दुर्भाग्य ये है कि उसकी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है। उसको हम छपाना चाहते हैं लेकिन उसकी नहीं, हाँ मोथा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं है वो आपके पास में समय रहा तो फिर दोबारा बात करूंगा, आऊंगा। मुझे विनोद भटनागर जी से बात करनी है। विनोद भटनागर जी भी रंगन के संस्थापकों में से एक है। विनोद जी, धन्यवाद। विन, विनोद जी, विनोद भटनागर जी, मेरी आवाज आ रही है? विनोद भटनागर जी, विनोद भटनागर जी रंगन के संस्थापक सदस्यों में से सबसे छोटे, उम्र में सबसे छोटे, लेकिन गुण में सबसे बड़े हैं। विनोद भटनागर जी कहाँ है? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हाँ जी। अब
विनोद जी, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही विनोद जी। नहीं अब विनोद आई आवाज। जी, आई आवाज आई। विनोद जी, आपके भी बहुत सारे अनुभव है, बहुत लंबा जुड़ाव रहा आपका। पिछले 40 45 42 साल से आप रंगमंच से जुड़े हैं। तो एमेच्योर, पीछे पीछे कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, पीछे कुछ आवाज डिस्टरबेंस हो रहा है। आवाज, हाँ अब अब ठीक है, अब ठीक है। बीच हाँ पीछे को डिस्टरबेंस था हाँ, इको हो थोड़ा रही बहुत। थी, अभी भी हो रही अभी है। अभी भी आ रहा। देखें टेक्नीशियन, कोई तकनीकी तौर पे देखें ये क्या प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से कोई दो चीजें तो इकट्ठे नहीं खोली हुई हैं। दो फोन पे तो नहीं, जब आवाज आवाज डिस्टर्ब कर रही है। हम्म। विनोद जी, मैं ये कह रहा था कि एमेच्योर थिएटर में ये सबसे बड़ी समस्या होती है रंगकर्मियों में कि रिहर्सल कहाँ करें। रिहर्सल करने की जगह, फिर है वो रोजाना का चाय पान का खर्चा, ये सब निकालना तो। और दूसरी जो समस्या है वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो रिहर्सल का स्थान होता है। आमतौर पर जो संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं होती है, वो 2 3 दिन के लिए आपको रिहर्सल का समय देती है, या फिर उसका किराया लेती है। लेकिन आपको तो रोज करना है, और रंगन ने लगातार नाटक किए हैं, रोजाना किए हैं। हाँ, रोज है वो रिहर्सल की है। और एक 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 महीने में कम से कम 7 7 8 8 नाटक भी हमने किए हैं। ये एक साल में रंगन का 7 और 8 नाटकों का भी रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में लगातार रिहर्सल करते रहना पड़ता है। तो रिहर्सल के लिए स्थान, उसकी व्यवस्थाएं, ये कैसे है वो मैनेज होती थी, और कहाँ होती थी इस। आवाज आई विनोद जी? आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ अब आई अब आई आवाज। अरे यार, नहीं आ रही ना, ये आनंद जी की नहीं आ रही। आवाज आ रही हम विनोद जी? हाँ हाँ आ रही है। आवाज आ रही है विनोद जी? आ रही है, आप बोलिए। हाँ हाँ जी, सबसे पहले तो आप सबका आभार। आपने याद किया मेरे को, और नटरंग ने ये आयोजन करके हम सब में एक जागृति पैदा करी है। मेरा नाटकों से जुड़ाव 1972 से रहा, और शुरुआत करी मैंने कैलाश भारद्वाज जी के साथ में, उनके निर्देशन में काम करके, और फिर मैं लगातार इनसे जुड़ा रहा। जब रंगन बनी तो उस टाइम में इनके साथ में ही जुड़ा हुआ था, और रंगन जुड़ने के बाद में मैं आज तक, बीच में कुछ व्यवधान, इधर ट्रांसफर वगैरह हो गया था तो मैं बाहर चला गया, लेकिन मैं अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था की एक खासियत ये रही कि मैंने तो बहुत कुछ सीखा। आपने अभी कहा कि आप सबसे छोटे थे, तो मेरे को तो यहाँ पर आज भी लोग अभी भी चूजा कहते हैं। ओम जी तो विशेष रूप से मेरे को चूजा ही बोलते थे हमेशा ही। हमने जो इस संस्था के साथ में काम करा और देखा और समझा, तो वो एक मेरी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया नाटकों की वजह से। हम यहाँ से दिल्ली भी नाटक देखने जाते थे, रेपेट्री के करीब करीब सभी नाटक उस टाइम हम देखते थे, और वहां पर देख के उनसे कुछ सीखा। कुछ यहाँ पे कैलाश जी, प्रदीप जी, थानवी जी, वागीश जी, उन सब से भी हमने सीखा। वागीश जी जब बीकानेर आए, जब वो उस टाइम रेपेट्री में नहीं थे लेकिन पढ़ ही रहे थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो
उन्होंने यहाँ आकर नाटक के लिए पात्र चुने। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ जुड़ा और जुलूस नाटक, एक नुक्कड़ नाटक था, उसको हमने खेला और इसके करीब 25 शो बीकानेर में किए, जो उस टाइम एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि इतने शो बीकानेर में किसी नाटक के नहीं हुए थे और वो बीकानेर के कोने कोने में हमने वो नाटक किया। उसके बाद में जब कैलाश जी ने जो कोई भी नाटक हमारे को दिया, पहले पढ़ते, उसको समझते, उस पर डिस्कस करते और उसके बाद में मंचन के लिए तैयारी करते और उसके बाद में मंचन होता। ये सब हम सब मिलजुल कर ही काम करते थे इसके अंदर। तो ये रंगन की उपलब्धि थी कि उन्होंने सबको अपने बराबर समझा। किसी को ये नहीं कि भाई ये बड़ा है, ये निर्देशक, वो निर्देशक हैं तो भी हमारे को अपना साथी समझते थे और उन्होंने हमारे को बहुत काम करवाया। बीकानेर के रंगन के साथ में काम करने के बाद मैंने इन्हीं से प्रेरणा लेकर रेलवे में नाटक करने शुरू किए और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हर साल करीब 2 नाटक रेलवे के लिए भी करता था और वही नाटक जो हम यहाँ पर डिस्कस करते थे, पढ़ते थे, समझते थे, उन समझ कर उन नाटकों को मैंने वहां पर मंचन किया। बीकानेर उस टाइम नॉर्दर्न रेलवे का एक अंग था और ये मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैंने यहाँ जो कुछ सीखा उसको मैंने वहां पर मंचित किया और मंचन करने के बाद में आपको विश्वास नहीं होगा, नॉर्दर्न रेलवे में बीकानेर डिवीजन हमेशा प्रथम स्थान पाता था। ये रंगन की ही देन थी जिससे हमने सीखा और जो समझा हमने। क्योंकि सबसे पहले तो क्या है कि नाटक की स्क्रिप्ट ढूंढने में और उसके बाद में उसको डिस्कस करने में और उसके बाद में उसको मंचन करने में जो चीज हमने सीखी उसी को हमने आगे बढ़ाया। मैं एक बार प्रदीप माथुर जी से और एक जरूरी सवाल करना चाहता हूँ। माथुर साहब। हाँ जी। हाँ, एक नाटक था मीडिया करके हमने किया था, जो जिसको बाद में हमने सुधारा, कहा कि मीडिया है ये, लेकिन उस वक्त मीडिया के नाम से है वो, ये नाटक किया था। और हाँ ये एक रंगन की रंग यात्रा में एक इसको मील का पत्थर भी कह सकते हैं और एक नया प्रयोग भी कह सकते हैं कि ये द्विभाषी नाटक था और स्कॉटलैंड से है वो आयरीन वर्ल्ड। हाँ जी। बाकायदा रंगन के साथियों के साथ 1 महीने तक रह करके और उन्होंने इस नाटक को तैयार कराया। इस नाटक के बारे में और इसकी ऑडियंस की रेस्पॉन्स के बारे में और इसमें जो कुछ नवाचार किए गए उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। मैं ये जो एक नाटक हुआ था अपना, इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, उस वक्त 3 नाटक हुए थे। ये जो आयरीन बर्न है स्कॉटलैंड से आई थी और उड़ीसा में किसी नाट्य समारोह के को सोच करके आई थी, जो नहीं हुआ था। यहाँ आने के बाद उन्होंने दिल्ली में पूछा तो उन्होंने कहा वो जो जिसके लिए आप आए वो तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो बीकानेर में है जिसमें 3-4 नाटक हो रहे हैं, तो वहां आप जा सकती हो। तो उस तरीके से वो बीकानेर में आई, उन्होंने अपना ये नाटक देखा, उस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और उस नाटक के बाद अपने ग्रुप के साथ उन्होंने बात की, बहुत सारी बात की होगी, लेकिन उसमें से एक बात ये थी कि सबसे पूछा उन्होंने आप क्या कब करते हैं, क्या करते हो। अच्छा, उनको हिंदी तो आती नहीं थी और हमको अंग्रेजी इतनी बढ़िया आती थी कि हम खुद ही समझते थे, बस दूसरा नहीं समझ सकता था। लेकिन फिर भी ये आपस में संप्रेषण में कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने पहले तो हम लोगों के बारे में, अपन लोगों के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करी, ये लोग कौन है।
हालांकि उसमें 3 नाटक और भी थे, 2-3 नाटक और थे, जयपुर का भी था, कहीं और इधर उधर के भी थे, पर अपने से उन्होंने बात की। औरों को तो पता नहीं, मुझसे पूछा कि आप क्या काम करते हो, मैंने कहा मैं तो टीचर हूँ। कहते टीचर हो, कहाँ और क्या पढ़ाते हो? मैंने कहा साइंस पढ़ाता हूँ, बायो। तो बड़ी आश्चर्य हुई कि हमारे वहाँ स्कॉटलैंड में पहली बात तो टीचर, और वो भी साइंस का, वो नाटक करता है। खैर, उन्होंने ये कहा कि मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। वो चली गई उस वक्त, और फिर उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, तीन स्क्रिप्ट लेके, जो हमको नहीं मिली, लेकिन वो एक स्क्रिप्ट तीनों लेकर के यहाँ आई और कहने लगी कि ये 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मैं आप लोगों के साथ काम करूंगी, और मुझे इन दोनों तीनों का, वो 2-3 दिन में, मतलब इन तीनों स्क्रिप्ट का अनुवाद चाहिए। वो इंग्लिश में थी स्क्रिप्ट, टाइप्ड। तो उसमें से एक शायद थानवी जी ने किया था, और शिवरतन जी एक थानवी ने किया। शिवरतन जी थानवी ने किया। शिवतन जी, हाँ हाँ शिवतन जी, मीडिया शिवरतन जी ने किया। और एक जो है वो किया था मैंने, और एक किसी और ने किया। तो उसमें फिर ये मीडिया जो है नाटक, इसका चयन हुआ कि ये नाटक किया जाएगा। अब जैसा कि था कि ये एक प्रयोग भी था, और स्वीकार करने में कोई बात नहीं, एक मजबूरी भी थी कि ये द्विभाषी हुआ। द्विभाषी हुआ, उसमें निर्देशन उन्होंने आयरीन बर्न ने खुद ने किया। मैंने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई दर्शक की। मैं उसमें मैं उसमें टीम हाँ में नहीं लेकिन था। आप बोलिए जी जी। हाँ, मैं टीम में नहीं था, हाँ क्योंकि उसमें भूमिका। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में ज्यादा जो है डिटेल में या अच्छी तरीके से जो समझ के बात हो हाँ सकती है, जी। वो कैलाश जी मोटे कर सकते मोटे तौर पे यही बात थी कि वो दो हैं। द्विभाषा मोटे में तौर पर हुआ। ये है कि और हाँ अच्छा, हाँ हाँ और और वो ग्रीक ट्रेजेडी था, ग्रीक ग्रीक ट्रेजेडी ट्रेजेडी। था नाटक। और वो बीकानेर के इतिहास में वो इस तरह का एक अलग तरह का नाटक देखने को लोगों को मिला। तो लोग बिल्कुल भी मिला। बड़े हैं वो आ, आश्चर्यचकित भी थे, हैरत में भी थे कि इस तरह का प्रयोग भी है, हो सकता हाँ, है। और एक प्रयोग मिला। विदेशी महिला हाँ, है, वो अंग्रेजी में बोल रही है, बाकी सारे पात्र हिंदी में बोल रहे हैं। एक अलग तरह का वो एक्सपीरियंस था। हाँ। मैं और हाँ प्रदीप जी, मैं एक बार ओम जी से वापस नहीं, मुखातिब होना एक चाहता हूँ। नहीं, हाँ एक एक हाँ एक एक मिनट जी। और, एक सेकंड। हाँ एक बताइए जी। ये चर्चा चलती रहेगी, लेकिन हाँ मुझे याद आ रहा है कि हम योगदान नहीं भूल सकते निर्मल टीका जी और पैटी बहन जी का, जिनके जी स्कूल में हमने ये सारे जो है ये नाटकों की रिहर्सल की। और आप जैसे बता रहे थे कि वहां पे तो उसका प्रोडक्शन भी वहीं पे हुआ था, एक नाटक का, अभी इसकी चर्चा चल रही थी। तो हमको उनको इस वक्त जो है वो याद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिलाया याद करने की बात पे याद आया। ओम जी से मुखातिब हूँ। हमारे एक तो रंगन के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभों में थे ये ओम सोनी। ओम सोनी कुछ समय अच्छा, पहले है वो निधन हुआ। ओम जी सोनी। हाँ जी, हम याद करना चाहेंगे कि उनके कंट्रीब्यूशन हाँ पे थोड़ा सा है। हाँ ओम जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम थानवी जी। ओम थानवी जी अभी है वो उनके निधन के साल भर बाद में जो एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ उसमें बीकानेर ओम जी गए थे और उन्होंने वहां पे व्याख्यान दिया था ओम जी की स्मृति में। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा है वो हमारे साथियों को वो जो हमसे जुड़े हैं, ओम सोनी का भी कंट्रीब्यूशन है वो जो रंगन के साथ था और जुड़ाव था, उसके बारे में कुछ बताएं ओम जी। ओम ओम थानवी। सो हाँ। हाँ अ, मैं देखिए, ओम सोनी। हाँ हमारे समूह के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में थे, बल्कि एक तरीके से हम लोग तो अपना गार्जियन ही मानते थे। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी शादी हुई थी, तो चूंकि बहुत लड़कपन में हो जाती थी उस दौर में, तो 22 साल की उम्र थी, तो वो भी उनसे जाकर के सलाह लेते थे कि भाई कि शादी में किस तरह से फेरे होंगे, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि वो उम्र में, लेकिन उन्होंने उम्र का फासला कभी भी महसूस हमको नहीं होने दिया, बड़े हैं।
और मुझको तो एक निजी तौर पे भी उनसे बहुत फायदा मिला। मैं चूंकि उस दौर में लिखता था और बाद में तो चूंकि पत्रकारिता में ही आ गया, तो ओम सोनी चूंकि चीफ इंजीनियर के पीए थे और टाइपिस्ट थे, तो मैं जो लिखता था उसको वो टाइप करते थे। उस जमाने में कंप्यूटर तो नहीं आए थे, तो वो टाइप कर देते थे मेरे लिखे हुए को, और बाद में वो धर्म हो गया, सारिका या दिनमान, कई जगहों पर चीजें मैं भेजता था, तो वो टाइप की हुई जाती थी। और मेरे ख्याल में जो मुझे सफलता मिली छपने में, उसमें भूमिका ओम जी की भी बहुत रही। ओम जी बहुत ही सुलझे हुए अभिनेता थे। और इसमें एक शाम और में तो खैर उनकी भूमिका, चूंकि उन्होंने एक स्थानीय सांसद जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, लेकिन वो अन्य नाटकों की भूमिकाओं में भी बहुत मतलब लोगों को याद रहता था कि, और चूंकि छोटा शहर बीकानेर था, तो आप सड़क पे निकले तो लोग पहचान जाते थे कि आपने क्या भूमिका निभाई है। पर ओम जी का इस सब के बीच में जो रंगमंच अभियान समिति वाला काम है उसको लोग भूल जाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में लोगों को ये तो याद रहेगा कि इतना बड़ा ऑडिटोरियम बीकानेर में है, लेकिन उस ऑडिटोरियम के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले और कितनी तकलीफें थी। एक बार तो उन्होंने अपने आप आग लगाने की चेष्टा भी की बीकानेर में, माफ कीजिए, जयपुर में। और हम लोग पुलिस थाने में गए, पुलिस उनको पकड़ के ले गई और वो आत्महत्या करना चाहते थे। उन्होंने ऐसी घोषणा की वो आत्मदाह करेंगे, और उससे पुलिस सत्ते में आ गई। और उनका जो उद्देश्य है वो तो एक बेहतर रंगमंच की उपलब्धि ही था। तो माधव सिंह जी अभी हैं इस आयोजन में, वो भी मेरे साथ में थे, और हम लोग जाके मिले, ओम जी आप क्या ये पागलपन कर रहे हैं? तो कहते थे कि इस पागलपन से ही हमको रंगमंच मिलेगा, इस रंगमंच ये पागलपन के बगैर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो एक जुनून है, वैसा जुनून मैंने किसी और अभिनेता में, या बल्कि कहना चाहिए रंगकर्मी, क्योंकि वो तो बहुत सारी गतिविधियां। दूसरा एक और जो चीज थी जो कम लोगों को मालूम होगा, कि वो अपनी जेब से पैसा भी खर्च करते थे, क्योंकि वो नौकरी करने वालों में थे। हम में बहुत से लोग तो ऐसे थे जो, हम तो छात्र थे, आनंद जोशी भी छात्र थे, कुछ लोग बहुत सामान्य नौकरी करते थे, उनकी भी कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक। तो वो पैसा भी लगाना नाटक में अपनी जेब से बगैर किसी संकोच के। और उनके मामा जी वो संगीत के थे, लक्ष्मी नारायण सोनी, अगर आपको तो सबको याद होगा ही, वो भी अभिनय करते थे और समूह से जुड़े हुए थे। लेकिन ओम सोनी जो है, उनका एक तरह से एक संरक्षक की भूमिका निभाना, और बहुत अनौपचारिक ढंग से, क्योंकि वैसे तो सारा जो समूह ही था रंगन का, वो अनौपचारिक था, लेकिन उसमें वो हमारे हमारे सामने एक गार्जियन की तरह, एक संरक्षक की तरह, और जरूरत पड़े तो पैसा भी जो खर्च कर सकते हो, जरूरत पड़े तो आप उनसे कोई निजी राय मशविरा भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से उनकी जो उपस्थिति थी, मेरे ख्याल में वो रंगन के लिए बहुत बड़ा संबल थी। और आपने जो जिक्र किया टीका दंपति का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उस दौर में जब हम कुछ ऐसे नाटक भी कर रहे हैं जिसकी वजह से सरकार को भी परेशानी हो सकती थी, समाज को भी परेशानी हो सकती थी, उस वक्त अपनी जगह दिल खोल करके देना। मुझे अभी भी याद है, हम लोग रिहर्सल कर रहे थे जीसस एंड मैरी स्कूल, जो उनका रानी बाजार में जो जगह थी जो हमको मिली हुई थी, तो दिन में स्कूल चलता था, शाम को हम लोग रिहर्सल करते थे। तो एक बार एक पुलिस वाला वहाँ आ गया था, और बहुत ही मतलब उसके दिमाग में पता नहीं क्या गलत फहमी थी कि ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभिनेत्रियां भी हमारे समूह में थीं। और एक बार पुलिस आई थी जब जुलूस नाटक कर रहे थे रतन बिहारी पार्क में, उस वक्त भी पुलिस आई थी कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, मत कीजिए। तो हमने कहा आप मना कैसे कर सकते हैं? तो ये तो है, मतलब उन लोगों को लगता है पता नहीं क्या यहाँ पे हो रहा है। लेकिन वो जो जीसस एंड मैरी स्कूल में जब पुलिस आई, तो मन में भय सबसे पहले उपजा के अब टीका साहब जो है, या उनकी पत्नी जो थी पैटी टीका, वो हमको अब यहाँ पे रिहर्सल करने देंगे कि नहीं। लेकिन उन्होंने बहादुरी हमेशा दिखाई
कभी मना नहीं किया और पूरे रंगन समूह का बल्कि कहना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण अंग बने रहे और जरूरत पड़ने पर पैसा खर्च करने में उन्होंने भी संकोच नहीं किया था, जब भी, क्योंकि कोई आय का कोई स्रोत नहीं था, कहीं से कोई सहयोग नहीं था, लेकिन इसकी हमको कमी भी महसूस नहीं हुई। लोग अपना अपने हिसाब से जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे, क्योंकि शाम को रिहर्सल के बाद में, और बीकानेर के लोग वो खाने पीने के शौकीन हैं, पीने के नहीं, खाने के ही शौकीन होते हैं, तो शाम को कहीं ना कहीं बैठते थे और चाय या जो भी है। तो मुझे मालूम है, याद है अच्छी तरह से कि किस तरीके से हाथ पसार दिया जाता था, और जिसका जो भी होता, लेकिन वो नौकरी करने वाले लोग जो थे वो आगे आकर के कुछ न कुछ अपने हिसाब से पैसा उसमें खर्च करते थे, या और भी हमको किराया देना है टाउन हॉल का, और जगहों पर भी खर्च करना है। तो उनमें जैसे ओम सोनी का मैंने जिक्र किया, उस तरीके से पैटी टीका और निर्मल टीका, उन दोनों का भी जिक्र करना चाहिए, जो एक तरीके से हमारे संस्थान के हितैषी नहीं थे, संरक्षक की तरह भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। जी, जी, सर। धन्यवाद ओम जी। अभी आपने माधव सिंह का जिक्र किया। माधव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माधव सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आवाज उनकी, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं। बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। माधव, हाँ माधव जी। जी, हाँ माधव सिंह जी, आपको मैंने पहली बार है वो वागेश कुमार सिंह जी के नाटक जुलूस में देखा था। जी जी। जुलूस का आपका मुन्ना, अनुभव क्या रहा? और मुन्ना। बाद में है मुन्ना का, आपने किस मुन्ना का रोल किया था? और जुलूस का है वो बीकानेर के एक तरह से नए किस्म के बीकानेर का रंगमंच जो करवट बदल रहा था, उसकी शुरुआत थी। तो ये शुरुआत का जो वो दौर था वो आपने देखा है, और आप है वो उसके है वो बिल्कुल सक्रिय भागीदार थे। थोड़ा आप अपना है वो जुलूस का अनुभव बताते हुए थोड़ी सी रंगन की विकास यात्रा मुझे बताइए। धन्यवाद नटरंग प्रतिष्ठान का कि हम सबको पुरानी यादों से दो चार करवा रहे हैं, और ये रेखांकित भी हो रहा है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आगे के लिए भी इसका समायोजन होगा। तो वो एक निश्चय ही एक अलग दौर था। और जुलूस में रोल करने से पहले चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं विद्यार्थी था, तो वहाँ के जो ड्रामेटिक क्लब था उसके अंदर सभी तरह के नाटक साल में एक बार हुआ करते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी होते थे, तो उसके अंदर मैं भाग लेता था। तो निश्चय ही जब बीकानेर आना हुआ तो ये पता लगा कि बीकानेर में भी नाटक होते हैं। फिर वागीश भाई से जो है वो बातचीत हुई, फिर ओम जी से हुई, आप सभी लोगों से हुई, और फिर मिलजुल करके शाम को बैठने का कार्यक्रम और नाटक की बातचीत, और फिर जुलूस के नाटक में काम करने का एक अद्भुत था। अभी विनोद भाई ने बताया कि 25 नहीं है, मेरे ख्याल में मुझे याद आता है कि 55 या 60 शो बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों में हुए थे, ऐसा मुझे याद पड़ता है। एक मेडिकल कॉलेज में भी हुआ था, और कई तरह के मोहल्लों में हम लोग जाते थे और वो नाटक करते थे काली ड्रेस पहने हुए। तो वहां पे एक पूरे शहर में एक हलचल थी कि ये काले काले कपड़ों में कौन लोग आ गए हैं, और पुलिस के सीआईडी के खुफिया विभाग के लोगों ने भी कुछ जानकारी की थी कि भाई ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखा वेखा भी था। और एक इसमें प्रसंग ये है कि जो नाटक में एक जो मेहनत करके जो रोल करते थे, आजकल जोधपुर में है वो, मूथा जी को मालूम है, बहादुर बहादुर सिंह मनोत। बहादुर सिंह मनोत। तो वो एक दृश्य में बहुत सारे रोल, कई रोल करते थे, तो वो भिखारी का रोल करते थे, दे दे अल्लाह के नाम पे पैसा दे दे, ईश्वर के नाम पे पैसा दे दे। वो बहुत बड़े सेठ के लड़के थे, हम जानते हैं। तो उनके मुनीम ने जाके उनके पिताजी को शिकायत कर दी कि बना दी जो है सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। तो
वो एक बार बार याद आता है। फिर अगले दिन जो है वो मेहनत ने बताया ये करके कि फिर उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि नाटक है, लेकिन खैर फिर भी उनके पिताजी का और परिवार का जो भी उसमें उनको क्या कुछ कहा गया होगा, लेकिन वो नाटक का अंग बने रहे सभी शो में। तो एक अलग तरह का, पूरी तरह से एक अलग तरह का अनुभव था कि पहले जितने भी नाटक किए थे वो प्रोसिनियम थिएटर में वो सब उसकी साथ में किए थे। यहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई साउंड नहीं है, हमको अपनी ही आवाज पहुंचानी है और लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं। कभी वो घेरा जो है वो 15-20 फीट का होता था, कभी वो 50 फीट का होता था, तो उसको उसका उपयोग भी करना है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें उस समय ये देखने सीखने को मिली और हम सभी को अभिनय करने के क्षेत्र में इस तरह से खुला बिल्कुल अभिनय करना, और सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक वो अलग तरह का एक अनुभव था। वो अनुभव के साथ में आप ये भी मान सकते हैं कि एक अभिनेता की ट्रेनिंग का भी, उसके शिक्षण का भी, प्रशिक्षण का भी एक वो हिस्सा हो सकता है कि किस तरह से आसपास की जो भी कुछ गतिविधियां हो रही हैं उससे अपने आप को काट के आपको जो एक संवाद बोलना है, एक चरित्र का निर्वाह करना है, वो विधा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब लोगों को वागीश भाई के सहयोग से और फिर आसपास के सभी लोगों के सहयोग से मिली। तो वो एक विचित्र किस्म का था कि भाई आज कहाँ नाटक होने वाला है। कई बार तो लगातार एक दो दिन में होते थे, कई बार कुछ गैप से होते थे और हम लोग रिहर्सल करते थे और फिर वहां पे नाटक करना शुरू करते थे। तो ये एक शहर में एक खलबली थी, ये आप सब लोगों को भी मालूम है। तो ये एक बहुत ही विस्तृत अनुभव शहर के लिए भी था और एक तरह से बात है कि बीकानेर के रंगमंच को, अगर पहले भी हमने एक बार चर्चा की है इस बारे में कि अगर उसके बारे में कुछ उसका संयोजन किया जाए भी क्या घटनाएं हुई, तो उसको शायद यूं करना पड़ेगा कि बीकानेर का रंगमंच जुलूस के पहले और जुलूस के बाद। अब वहां उसके बाद में मेरा रहना नहीं हुआ, आप लोग भी, ओम जी भी, आनंद जी भी, हम सब लोग वहां से निकल आए। तो ये तो कुछ और लोग जैसे प्रदीप भाई वगैरह हैं ये बता सकते हैं कि इसमें क्या गुणात्मक परिवर्तन क्या हुआ, जो अनुभव सबको मिला जुलूस में, इस तरह से बिल्कुल ही खुला अनुभव करने का सड़कों पे, पार्कों में, तो उसको शायद उस तरह से समझना, उसका विश्लेषण करना शायद बीकानेर के रंगमंच को उस तरह से उसमें बिल्कुल ही देखा जाना चाहिए। और फिर शुक्रिया शुक्रिया माधव जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी समय आनंद जी जी एक बात माधव जी के उसमें जोड़ देनी चाहिए, अगर जी इनको याद है कि नहीं है माधव जी को, कि हम लोग एक बार जयपुर से रवाना हुए और हमको नाटक देखने के लिए दिल्ली जाना था, और वही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाटक तुगलक तुगलक हमने पुराने किले पे मनोहर भाई वाला जो था, हाँ, तो उसमें हम लोग भी हम कर लोग तो हम हाँ 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 बिल्कुल ठीक। तो उसमें अहमदाबाद मेल में करीब रात को 12 बजे यानी आधी रात को हम लोग चढ़े, इस सोच कर के कोई ना कोई जगह मिलेगी। हमको दिल्ली तक कोई जगह नहीं मिली, हम संडास के पास में खड़े रहे दोनों, कोई भीड़ भीड़ में भीड़ के भरोसे ही खड़े रहे, समझिए इतनी भीड़ थी। और 5 घंटे लगातार वो नाटक देखने के लिए, और जब दिल्ली आ गई तो बस उतर गए, यानी किसी तरह से दरवाजे के भीतर घुसे, भीड़ थी, भीड़ में हम लोग फंस गए, और जब दिल्ली आई तो हम लोग बाहर आ गए, यानी खड़े खड़े हमने वाह पूरा वाह सफर नाटक के लिए किया था। बिल्कुल अच्छी तरह से वाह याद है, पूरा वाह याद। वाह 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 वाह। तो ये था रंजन के रंगकर्मियों का डेडिकेशन। हमें जो समय दिए गए, मेरे ख्याल में हम वो उसको क्रॉस कर चुके हैं, समय से आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए
मुझे लगता है कि चर्चा को यहाँ विराम देना चाहिए। हालांकि हमारे पास में बहुत सारे अनुभव है, बहुत यादें अभी बहुत बाकी है। लगभग 50 साल का सफर है तो बहुत लंबा सफर है। और अगर हमें दूसरी बार और मौका मिलेगा तो और आगे की यात्रा भी होगी। अभी के लिए, आज के लिए है वो, ये इतना काफी है। और एक बार मैं फिर पुनः वो नाटक प्रतिष्ठान का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इस मौके पे ला अब जाते जाते मैं है वो नेमी जी को भी याद करना चाहूंगा, उनकी स्मृति को भी याद करना चाहूंगा कि रंगन में है वो नेमी जी का आशीर्वाद है वो कितना है वो महत्वपूर्ण माना जाता था। ओम जी ने भी अभी उसकी चर्चा की। और इतनी सारी पत्र पत्रिकाओं में और अखबारों में रंगन की समीक्षाएं छपती थी। लेकिन हमारा संतोष है वो तब होता था जब नटरंग में वो समीक्षा छप जाती थी। तो नटरंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि नटरंग से हमें लगता था कि पूरे रंग कर्म संसार में हमारी बात पहुंच रही है। तो मैं इस मौके पर वो आदरणीय स्वर्गीय देवी जी को भी याद करते हुए उन्हें है वो श्रद्धांजलि अर्पित एक करना बात मैं चाहूंगा। और आप आप सभी भाई लोगों, तो सभी जी, आनंद जी राकेश जी कुछ बोल रहा है। जी। डिस्टर्बेंस कर रहा हूँ आपको। मैं हाँ कह रहा था कि अपन ने सब बारी बातें कर ली आपस में, कि कोई रश्मि जी या कोई और कोई अपन से कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो वो पूछ वो सकते हैं, उनसे वो कहिएगा कुछ वो वो जानकारी हाँ, ले। इसीलिए। और हमारे पास कीर्ति जी, रश्मि जी कोई अभी है? जी जी बिल्कुल है। जी कीर्ति जी, हमारे पास में बातें करने के लिए तो बहुत है, लेकिन समय की भी एक सीमा है। हमने शायद समय को और भी काफी है वो पार कर लिया है, आगे कर लिया है। इसलिए अब आप जैसा चाहेंगे आगे की बातचीत वैसी होगी, और नहीं तो है वो अब अभी फिलहाल यहीं पे इसको विराम करते हैं। और कभी और दूसरा मौका मिलता है तो और आगे की बात करेंगे। जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी। आप लोगों का जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत ही दिलचस्प बातचीत एक छोटे शहर में हो रहे रंगमंच, उसके जो भी चुनौतियां हैं और उसमें जो जी। भी एक्साइटमेंट है, वो सारी चीज उभर कर आई। ये मुझे भी जी। लग रहा है कि हम और सुन सकते तो और देर तक सुनते जाते हाँ आप लोगों की अनुभव। हाँ। पर एक मेरा राकेश जी। सुझाव है इस सिलसिले में कि ये बातचीत एक बार शुरू हुई है तो आप अपने सब मेंबर से कहें कि वो अपना लिख कर भेजें जो भी अनुभव है। जी। तो जब हम जी। इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे इस पूरी बातचीत जी। का, तो उसमें वो जी। भी जोड़ सकते हैं। तो जी। जी। और ये वाले जो हम इकट्ठा करते हैं ये वाली जी। बातचीत, इनको हम जी। नटरंग में छापने की भी तो बीच में छापे भी हैं और छाप भी सकते हैं। तो मेरा जी। ये सुझाव होगा कि समय न वो करें। अपने सब एक्सपीरियंस। जी। सब इकट्ठे हुए हैं वो अपने और अनुभव साझा करें, और जब इसका ट्रांसक्राइब करेंगे तो इस उसमें जोड़ेंगे इसको। हम्म। और हम ये भी चाहेंगे कि जो आगे तीन और दल हैं जिनके ये रंग स्मरण है उसमें आप सब लोग जुड़ें। और साथ जी। ही ये भी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारी वेबसाइट हमने अपडेट की है, उसको देखें तो आपको बहुत से कार्यक्रम जो हमने किए हैं, रंग कर्मियों से बातचीत है, डिस्कशन है, और रंग स्मरण के प्रोग्राम्स हैं, दूसरे बहुत नई तरह की डिबेट्स हमने करने की कोशिश की। जैसे रंगमंच में अभिनय के बारे में बातचीत की, कोई हिंदी में, कोई भाषा ही नहीं बनी है कि कैसे आप उसको क्रिटिक करें। तो उसके लिए एक परस्पर जैसा आयोजन किया था काफी बड़ा, जिसमें उत्तरा और मनोहर सिंह के ऊपर बात। तो जी। इस तरह की उसमें आपको बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो और कहीं शायद अवेलेबल नहीं हो। तो हम चाहेंगे कि आप वो भी देखें। पर आप इस समय आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आप लोगों ने बहुत खुलेपन से सारी बातें की। और जो भी याद आए प्लीज जरूर लिखिए और इकट्ठा कीजिए, फिर हम लोग आपसे इकट्ठा करें। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से। और हम सारे साथियों का भी है वो एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सबने वो अपना इस समय निकाला। नमस्कार।
और आनंद जी का नमस्कार। भी धन्यवाद। नमस्कार। आनंद जी ने जो ये संयोजन वगैरह कर दिया एंकर की तरह, इसलिए इनका भी धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत और अच्छा रश्मि जी हुआ। नमस्ते। नमस्ते नमस्कार नमस्ते रश्मि जी। जी, बहुत हाँ, नमस्कार। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि अब सब हमारे साथियों ने महसूस किया कि इतने हमारी पुरानी यादों को है वो कोई टटोलने आया तो सही। वाह, बहुत धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद जी, नमस्कार। है ना, ये आपने फोटो हाँ, मेरे ख्याल से हो गया। मैं म्यूट करूं? यार मेरे इसमें तो आ ही नहीं रहा। नहीं, हिमांशु, इसमें यस मैम। पीछे एक लगातार एक आवाज सी क्यों आती रही थी? हाँ वो एक किसी का उसमें मेरे ख्याल से आवाज आ रही थी पीछे से। कई एक उसमें मतलब वो जो बोल रहे थे वही रिपीट सी होती थी। वहां पे वो किसी के उसमें दो डिवाइस चल रही थे ना, तो दो डिवाइस का इको आ रहा था। कौन सी क्या ये दो? सब लोग एक बार अपनी अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं? सब एक फोटो हम खींच लें। क्या? हेलो, मीटिंग एंड कर दूं? ठीक ठाक हो गया ना? हाँ, और रिकॉर्डिंग भी जी, मैं एंड करूंगी। सुनो अभी भी है। अभी कर रहे हो रिकॉर्डिंग? थैंक यू भी, थैंक यू। और बेबी ये कल के लिए समझ लिया। ये जो आवाज आ रही है ना,